So first of all, let me tell you that we are here to discuss and study the basic chapter of our securities law and the main chapter. So why I am saying basic, because इसके बिना आप लोग CS बनना मुश्किल है आपके लिए, और CS बन भी जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस या आप जॉब करने में बहुत तकलीफ होगी, ठीक है ना। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि आपको ये मिनिमम 10 मार्क के ऊपर देगा, राइट गाइस। सो आई होप ऑल आर हियर. Yes, I can see many people are here. And first of all, let me tell you that आज हम लोग जो भी टॉपिक कवर करेंगे वो पूरा डिटेल में कवर करेंगे. मैं कोई भी चीज़ आपको ऊपर से नहीं पढ़ाऊंगा, अब प्रॉपरली डिटेल में घुसेंगे, पूरा टॉपिक कवर करेंगे अच्छे से. जितने एग्जाम्पल हो सकते उतने, जितने केस स्टडी हो सकती है उतनी मैं आपको सब कुछ दूंगा, ठीक है ना. मेरी पीपल आर सेइंग नोट्स नहीं मिल रहे. नोट्स मिल जाएंगे, मिल सकते थे, लेकिन अब आपको टाइम लग जाएगा. और दूसरी चीज़ बेटर है कि नोट्स ना भी मिले, आप सिर्फ मेरे पे ध्यान देंगे, क्योंकि अगर आपके नोट्स रहेंगे आपके पास में तो आप क्या करोगे, नीचे जाके देखोगे या पता नहीं नोट्स पे कहाँ देखोगे. राइट नाउ प्लीज़ फोकस ऑन माई सेल्फ. सामने में वीडियो रहेगा, उसके बाजू में नोट्स की कॉपी रहेगी, आपके लिए कोई तकलीफ नहीं रहेगी पढ़ने के लिए, ठीक है ना. सो नोट्स को छोड़ दो, मैं आपको नोट्स बाद में बता दूंगा, या फिर एक थोड़ा सा जब अपन ब्रेक लेंगे तो आई टेल यू नोट्स कहाँ पर है, तब आप नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना. बट आई होप कि अब हम लोग सब ठीक है, मुझे लगता है ऑडिबल होगा. अब ऑडिबल भी है, विजिबल भी है, तो आई गेस कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ पे हमको पढ़ने से कोई रोक नहीं सकता. सो आई होप वी आर गुड टू गो नाउ. स्टार्ट करें भाई. यस बताइए, स्टार्ट करें ना करें. So practical questions on this chapter, आसिफ तंबोरी. I have already covered practical questions. आपको शायद पता होंगे, मैंने पहले भी कवर करके रखे हुए, ठीक है ना. तो आप देख लीजिएगा मेरे चैनल पे ही, मैं बाद में बता दूंगा आपको कहाँ पर है वो, ठीक है ना. चलिए गाइस, सो विल स्टार्ट विद दिस. सामने स्क्रीन पर देखेंगे, टॉपिक का नाम है सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018, राइट. सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 बहुत इंपॉर्टेंट है. अंडरस्टैंड दिस 2-3 वर्ड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 4 वर्ड्स ICDR? इसका सही मतलब क्या है? ICDR, इशू ऑफ कैपिटल. 1 राउंड शुरू करेंगे और पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना. अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो फिर तो पूरा देखिए. अगर आपको लगता है कि आपको ये चैप्टर आता है तो पूरा देखिए. अगर आपको लगता है मुझे चैप्टर नहीं आता है तो पूरा देखना ही है, क्योंकि आपको मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा इसके अंदर में जो आपको लगेगा हाँ ये भी था, हमको तो मालूम ही नहीं था. तो आपको ये सब तकलीफ ना हो, इसके लिए हम लोग बेसिकली डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है ना. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सेबी ICDR रेगुलेशंस 2018. नाउ क्या है ये टॉपिक, देखिएगा अच्छे से. फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे हम लोग सेबी ICDR रेगुलेशन के अंदर में कि क्या क्या चीजें कवर हो रही है यहाँ पे. तो ध्यान से सबसे पहले सुनिएगा, ICDR रेगुलेशन 2018 पहली बार नहीं आया है. ये रेगुलेशन बहुत पुराने भी थे और बहुत पहले से आ रहे थे. बट जब भी ये रेगुलेशन आते थे, ये जब भी रेगुलेशन पढ़ते थे हम लोग, उसको हम लोग बेसिकली कवर करते थे अलग अलग तरीके से. पहले DIB गाइडलाइंस थे, डिस्क्लोजर एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन 2000, जब मैं पढ़ा करता था अपने जमाने में. उसके बाद आया ये 2009 सेबी ICDR 2009 रेगुलेशन, और फिर 2009 के बाद ये अब हम लोग पढ़ रहे हैं 2018. तो 3 अलग अलग रेगुलेशंस इसके अब तक बदल चुके हैं. जब से सेबी आया उसके बाद से 3 रेगुलेशन बदल चुके हैं. पहले ICDR का DIB गाइडलाइंस थी, फिर DIB के बाद में ये आ चुका जिसका नाम बना ICDR 2009, और अब हम लोग 2018 पे जाने वाले, ठीक है ना. सो व्हाट इज दिस 18 रेगुलेशन, वो सुनिए अच्छे से, और ये किसको किसको अप्लीकेबल होने वाले हैं. तो आई हैव टोल्ड यू द फुल फॉर्म ऑफ दिस 4 वर्ड्स. ICDR, इशू ऑफ कैपिटल. जब भी कोई कंपनी लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो तो पहली बार तो पब्लिक इशू आएगी, ठीक है ना. इशू आएगा वो, और अगर अनलिस्टेड हो तो फिर सर पब्लिक इशू लाएगी पहली बार IPO वाला. लिस्टेड हो तो IPO लाएगी, FPO लाएगी सेकेंड टाइम वाला. जब भी कोई कंपनी पब्लिक इशू लाएगी, उनको ये गाइडलाइंस पढ़ना जरूरी है. अगर वो गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो ही उनको ये कंसेप्चुअल बोलते हैं ना नॉलेज आएगा, और कंपनी उस पर काम कर पाएगी. सो बहुत सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी कंपनी जब आप CS बन के जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, ये गाइडलाइंस आपको हमेशा के लिए काम में आएगी, ठीक है ना. चलिए, सो मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेबी ICDR रेगुलेशन 2018 इज फॉर दिस फॉलो थिंग्स. सबसे पहले तो इट इज अप्लीकेबल टू व्हाट, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स. अंडरस्टैंड. डिबेंचर के लिए हमारे पास अलग गाइडलाइंस है. इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज 2018, ठीक है ना. तो डिबेंचर के लिए सर अलग गाइडलाइंस है, ध्यान से सुनिएगा. अगर मैं बात करूं डेट के लिए, तो अगर मैं इशू की बात करूं उसमें 2 कैटेगरी आती है, ठीक है ना, इक्विटी और डेट. अगर मैं डेट की बात करूं तो डेट के लिए अलग से गाइडलाइन बनाई गई है जिसका नाम है इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, ठीक है ना. इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटी. और अगर मैं बात करूं इक्विटी की, तो हम लोग बात करने वाले हैं ICDR
2018। ठीक है, तो ये ध्यान अपना रखना है, हम लोग डेट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में, फिलहाल डेट नहीं है। अगर डेट इशू करने वाले होंगे तो आपको जाके पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ द डेट सिक्योरिटीज 2008, इसको भी लिख लो। ठीक है ना, ध्यान रहना चाहिए आपको गाइडलाइन का ईयर भी, तो वो भी ध्यान रखेंगे 8। ठीक है ना, और फिलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है ये ICDR 2018 गाइडलाइंस। ठीक है, परफेक्ट। चलिए, तो ये हो गया हमारा मेन एक इंट्रोडक्शन कि हम किसको अप्लीकेबल है। अप्लीकेबल किसको है सर? ओनली एंड ओनली टू विच कैटेगरी ऑफ शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। अगर डेट है तो अप्लीकेबिलिटी नहीं है। परफेक्ट, ये हो गया एक इंट्रोडक्शन का पार्ट, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तो जब भी आप इशू करेंगे क्या कैपिटल, सर इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको इशू करेंगे तो उस समय आपको ये गाइडेंस पढ़नी है, और जब लिस्टेड हो जाओगे तो आपको बार बार क्या देना रहेगा? डिस्क्लोजर देना रहेगा। Disclosure to the stock exchange, disclosure to the SEBI, disclosure to the ROC. So whenever you give disclosures to SEBI, stock exchanges and ROC will cover under the topic of ICDR, issue of capital and disclosure requirement. Perfect. चलिए भाई, तो बहुत बढ़िया था इंट्रोडक्शन। अब किसको किसको अप्लीकेबल है मैंने पहले बता दिया। सबसे पहले पब्लिक इशू। कौन सा पब्लिक इशू सर? जब कंपनी कौन क्या आएगी? अनलिस्टेड होगी। अनलिस्टेड होगी तो क्या नाम बोलेंगे? IPO। लिस्टेड है तो क्या बोलेंगे? FPO। तो कंपनी अगर अनलिस्टेड होगी तो पहली बार क्या लाएगी? वो IPO, वो पढ़ेंगे हम लोग। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो IPO, लिस्टेड है तो फिर फर्दर इशू ऑफ कैपिटल। फिर अगर कोई स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, SME, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ में मैंने आपके सामने निकाल के रखा हुआ है ये चीज़, आप देख सकते हो, ये है एक SBI कार्ड का IPO। SBI कार्ड का IPO मैं आपको ये डिस्कस कराऊंगा। और दूसरा आप देख सकते हो, सबको पता ही होगा, अभी कुछ दिनों पहले आया था ये अक्टूबर 2019 में IRCTC का IPO, राइट, IRCTC IPO। हम लोग इस वीडियो में ध्यान सुनिएगा, मैं आपको हर चीज जो पढ़ाऊंगा वी विल कोरिलेट विद IRCTC IPO एज वेल एज दिस SBI कार्ड IPO। सामने मैंने खोल के रख दिया पहले से, SBI कार्ड IRCTC, SBI कार्ड IRCTC। वहां पे जो जो पॉइंट्स है, इशू कब ओपन हुआ था, इशू कब क्लोज हुआ था, उसका लॉट साइज कैसे निकला था, इशू प्राइस कैसे आई थी, ठीक है ना, QIB ने कितने बाय किए, रिटेल ने कितने बाय किए, हर एक चीज जो आप देखेंगे आपको मैं वहां से रिलेट करके दिखाऊंगा IRCTC के IPO से। और अभी कुछ दिनों पहले SBI का IPO आया था मार्च 2 को, 2 मार्च से 5 मार्च। सर IPO ओपन फॉर 4 डेज, 2, 3, 4, 5, 4 दिन के लिए ओपन था। सर 4 दिन के लिए याद आ रहा होगा कई बच्चों को जिन्होंने पढ़ा होगा, अच्छा सर मुझे पता है IPO कब तक ओपन होता है, मिनिमम हाउ मेनी डेज, मैक्सिमम हाउ मेनी डेज, लाइक दिस। सो आप याद कर पाएंगे, आपको रिलेट भी होगा। और हम लोग कोई भी रिविजन नहीं करेंगे, जो काम 3 घंटे में होगा उसको 3.5 घंटे में कवर करेंगे। बट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि सर ये हुआ कैसे, यहाँ पे एक एक फिगर आई कहाँ से, ये भी आपको समझाऊंगा। ठीक है ना, फिर वो लिस्टेड कंपनी का हो, अनलिस्टेड का हो, SME का हो। ठीक है, साथ साथ में हम लोग पढ़ेंगे राइट इशू। अगर राइट इशू की वैल्यू कितनी होगी सर? इफ इट इज मोर देन 10 करोड़ रुपीज, 10 करोड़ रुपीज। अगर 10 करोड़ के ऊपर का राइट इशू का इशू आता है, पहले इसकी वैल्यू थी 50 लाख, आप देखेंगे तो पहले 50 लाख हुआ करती थी। अब इन्होंने अमेंडमेंट करके जो नया गाइडलाइंस है उसमें 2018 में के हिसाब से बोल दिया है 10 करोड़ के ऊपर, वो हम लोग कवर करेंगे। फिर प्रेफरेंशियल है, बोनस है, QIP है, IPP, बहुत सारी बातें तो जो अभी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। फिर ये पूरा का पूरा आपके लिए सामने चार्ट है। ठीक है, ICDR 2018 क्या क्या कवर होता है इसके अंदर में, तो प्रिलिमिनरी है, IPO के मेन बोर्ड, मेन बोर्ड का मतलब NSE BSE के मेन बोर्ड पे, और NSE BSE के क्या बने हुए हैं? SME एक्सचेंज भी है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के भी एक्सचेंजेस बने हुए हैं। NSE का आपको सुना होगा आपने, इमर्ज, आपने सुना ना, NSE के हिसाब से इमर्ज है, तो उस हिसाब से लिस्ट भी वहाँ पे होता है। फिर राइट इशू होता है, FPO होता है, ये सब हम लोग कवर करेंगे जैसा जैसा समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले बच्चों ध्यान से सुनिएगा, पहले बात करेंगे अनलिस्टेड कंपनी के लिए IPO में। ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा और बहुत चीजें शुरू हो जाएगी अच्छे से। अभी भी जितने लोग आपके दोस्तों के जिनको मालूम नहीं है बुला लीजिएगा, क्योंकि यहां से चालू होगा आपका मेन टॉपिक। ठीक है, टॉपिक का नाम है अगर कंपनी कौन सी है अनलिस्टेड तो सर उसका IPO कैसे आ सकता है। 3 रेगुलेशन पढ़ेंगे हम लोग, 5, 6, 7। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ पे 5, 6 और नीचे में आपको मिलेगा 7। और यही बात हम लोग करेंगे फिर कि अगर कंपनी कौन सी हो लिस्टेड हो तो उसका FPO कैसे आएगा। उसके लिए रेगुलेशन 3 पढ़ेंगे फिर से हम लोग, 102, 103 और 104। बस बहुत सिंपल सा, मतलब अगर कंपनी कौन सी है, ध्यान से सुनिएगा, कंपनी अगर कौन सी है लिस्टेड है, कंपनी अगर अनलिस्टेड है तो रेगुलेशन 5, 6, 7। कंपनी लिस्टेड है तो रेगुलेशन 102, 103,
104। ये रेगुलेशन आपको पढ़ना है। इस पे बात क्या होने वाली सर? कॉमन चीज़ें दोनों में, ठीक है। 5 क्या बात करता है? 5 टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 5, ठीक है। 6 बात करेगा, देखिएगा अच्छे से, 1 बाय 1 हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, ठीक है ना। तो 5 टॉक्स अबाउट कौन सी कंपनी एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। 6 बात करेगा विच कंपनीज आर अलाउड, यानी कि कौन सी कंपनी एलिजिबल है। और 7 में हम लोग बात करेंगे जनरल कंडीशंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर से बताता हूँ तीनों बातें अच्छे से। हम लोग बात करेंगे पहले कि कौन सी कंपनी नॉट एलिजिबल, कौन सी कंपनी नॉट एलिजिबल। अगर बात करूं लिस्टेड कंपनी की तो 5, ये 6, ये 7, कौन सी कंपनी की? सॉरी, अनलिस्टेड कंपनी की। और अगर कंपनी कौन सी हो? लिस्टेड हो, लिस्टेड हो तो 102, 103, 104। बात समझ में आ गई? मैं फिर से बताता हूं कौन सी कंपनी नॉट एलिजिबल है, वो कहां बताया गया है? 5 में बताया गया कौन सी कंपनी की में, अनलिस्टेड में, और 102 में बताया गया कौन सी कंपनी में, लिस्टेड में। अगर कौन सी कंपनी अलाउड है या कौन सी कंपनी एलिजिबल है, ये बताया गया रेगुलेशन 6 में, और ये बताया गया यहाँ पे 103 में। और जनरल कंडीशन बताई गई है 7 में और 104 में, ठीक है। चलिए, सो यहां तक हम लोग बेसिकली बात समझ सकते हैं, अच्छे से प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी कंपनी सर एलिजिबल नहीं है? कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है, ध्यान सुनिएगा, कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है। 5 बातें वहां पे दी गई है। प्लीज फोकस ऑन दिस, प्लीज फोकस ऑन दिस। व्हाट आर द 5, विच आर द 5 कंपनीज या रादर 5 एंटिटीज विच आर नॉट एलिजिबल? कौन से 5 कैटेगरियों में, कौन से 5 कैटेगरियों में, कौन से 5 कैटेगरियों में एप्लीकेबल नहीं है, जो अलाउ ही नहीं कर सकती, ला ही नहीं दे सकती। क्विकली, सबसे पहले जो कंपनी, ध्यान सुनिएगा फटाफट से, इफ अ इशूअर, मतलब कंपनी जो इशू कर रही है, उसके प्रमोटर ग्रुप, ये सब आर डीबार्ड, मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है, डीबार्ड है, मतलब सेबी ने इनको बैन करके रखा हुआ है। कैन यू टेक एग्जांपल नीरव मोदी, कैन यू टेक एग्जांपल ऑफ विजय माल्या? ऐसे हर बंदा जो कहीं ना कहीं कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में, ये सेबी में कोई ना कोई कांड किया था पहले, कुछ तो कुछ गड़बड़ की है उसने पहले, और गड़बड़ करने के बाद उसकी ऐसी हालत हो चुकी है कि सेबी ने उसको क्या करके रखा है? डीबार। अब वो सर एक मिनट, आपने जो बोला अगर विजय माल्या, तो उसकी कंपनी साथ तो किंगफिशर पहले से लिस्टेड थी। सुन लीजिए अच्छे से, मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, मिस्टर आर, एक कंपनी है मिस्टर आर, जिसकी कंपनी का नाम था RMD लिमिटेड। सुनना अच्छे से, RMD लिमिटेड कौन सी कंपनी है? लिस्टेड एंटिटी है पिछले 10 साल से। सुनना अच्छे से, आर कौन है? RMD कंपनी का MD है, 10 साल से लिस्टेड थी। इस RMD कंपनी पर सेबी ने लगा दिया बैन। गड़बड़ हुई किस लिए? गड़बड़ करी इसलिए RMD कंपनी पे बैन लगा दिया सेबी ने। अब RMD कंपनी तो गई, वो डिलिस्ट होने वाली है, और RMD कंपनी में जो भी कुछ हुआ होगा बिकॉज ऑफ मिस्टर आर। आज मिस्टर आर का भाई मिस्टर अनिल एक कंपनी बना रहा है AMD। क्या ये AMD लिमिटेड कंपनी बना चुका है? 5 साल हो गए कंपनी बनाने के बाद। क्या अब ये AMD लिस्ट हो सकती है? आई विल रिपीट वन मोर टाइम, फटाफट ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या है। मिस्टर आर एक प्रमोटर था, उसने 2008 में कंपनी बनाई, कंपनी बना के उसको लिस्ट करवाया, 2008 में लिस्ट करवाया RMD लिमिटेड। उस कंपनी को सेबी ने बैन कर दिया। 2000 कब बैन किया था? 2016 में बैन किया। ओके सर, अब आज 2020 में मिस्टर अनिल, कौन है अनिल? मिस्टर आर का ब्रदर है। और मिस्टर अनिल चाहता है कि एक कंपनी बनाए AMD, जो उसने बना के रखी हुई है, उसको आज वो क्या कर रहा है? लिस्ट करना चाहता है। अच्छा, और अनिल वाले जो AMD है, AMD में मिस्टर आर नाम का कोई बंदा नहीं है। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है, क्या ये AMD कंपनी लिस्ट हो सकती है? जल्दी बताइए। आई कैन सी द कमेंट्स ऑल्सो फ्रॉम द पीपल, जल्दी बताइएगा। आई होप यू गॉट द क्वेश्चन। और ऐसे करके केस लॉस हम लोग बहुत कवर करने वाले हैं। हर टॉपिक पे आपको अच्छे से केस लॉस पूछूंगा, इंटरप्रेट करवाऊंगा और समझाऊंगा। याद करना बहुत आसान है, लेकिन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी बताइए, क्या अनिल जो कंपनी चलाता है AMD, वो कंपनी लिस्ट हो सकती है या नहीं हो सकती? जल्दी से। यस, वेरी गुड, आई कैन सी द आंसर्स। हाँ, क्या AMD लिमिटेड लिस्ट हो सकती है कि नहीं हो सकती? ओके, अमित बोलता है नो,
चंचल नो, सुरभि, पृथा, कीर्ति बोलती है यस, जीडी बोलता है यस, श्रुति यस। सो आधे लोग बोलते हैं यस, आधे लोग बोलते हैं नो, आधे बोलते हैं यस, आधे बोलते हैं नो। देखो दो यस आ रहे हैं, फिर एक नो आता है, यस नो यस नो। चलो ध्यान सुनिएगा, लाइन में क्या लिखा हुआ है। इफ द इशूअर एनी ऑफ इट्स प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप, जैसे मैं बोलूं प्रमोटर ग्रुप, अनिल का सगा भाई आर था, अनिल का सगा भाई आर था, अनिल का सगा भाई आर था, और जो कंपनी थी आरएमडी वो डिस्क्वालीफाई हुई है, तो साथ साथ में आर भी डिस्क्वालीफाई हो गया, और आर अगर डिस्क्वालीफाइड है तो उसका भाई कौन सा सगा होगा, उसका भाई कौन सा अच्छा होगा। और प्रमोटर ग्रुप के चक्कर में एएमडी लिमिटेड का भी पब्लिक इश्यू लाने के लिए मना किया जाएगा, मना किया जाएगा। बराबर, शिवम शर्मा ने बोला है ए और मिस्टर अनिल दोनों विल फॉल अंडर द सेम प्रमोटर ग्रुप, रिलेटिव फ्रॉड डिबार्ड है, ठीक है ना। अंडरस्टैंड दिस वर्ड, पूरा समझिए अच्छे से क्या बोला गया है। इशूअर एनी प्रमोटर प्रमोटर ग्रुप सेलिंग शेयर होल्डर आर डिबार्ड फ्रॉम एक्सेसिंग द कैपिटल मार्केट बाय सेबी। सेबी ने प्रमोटर ग्रुप को भी डिबार किया, तो अगर आर को किया होगा तो आर का जो भाई है वो भी तो उससे डिबार्ड हो गया ना। तो ये पहला बेहतरीन केस लॉ था आपके सामने थ्योरी समझने के लिए। कौन सी कंपनी नहीं आ सकती थी जिसको डिबार किया गया है, वो उसके प्रमोटर को, उसके प्रमोटर ग्रुप को और शेयर होल्डर्स को, इन सबको अगर डिबार किया गया है तो वो लोग वापस से लिस्ट करने नहीं आ सकते। बराबर, पहला क्वेश्चन सिंपल सा था। दूसरा जो हमने भी बात की, प्रमोटर और डायरेक्टर्स ऑफ इशूअर इज द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी। आप ये तो क्लियर, वही मैंने समझाया आपको, मैंने वही समझाया आपको अभी, बस डायरेक्टली वही वाली बात हो गई कि आर, अभी तो ये बहुत सिंपल एक्चुअली, आर कौन सी कंपनी में था, आरएमडी में, डिस्क्वालीफाई हो गया। अब आर किसी और कंपनी में डायरेक्टर है, कौन सी वाली, टीएमसी, इस कंपनी में डायरेक्टर है आर। ये कंपनी लिस्टेड थी, अब इसको बार किया गया है, क्या टीएमसी में डायरेक्टर है उसको लिस्ट किया जाएगा क्या? अरे सर क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा एग्जाम्पल पूछा ऊपर में, उसके सामने तो एक एग्जाम्पल बहुत ही घटिया है। जब आर का भाई नहीं कर सकता तो आर दूसरी कंपनी में होगा तो कैसे होगा? पॉइंट नंबर 2 क्लियर है। इफ एनी ऑफ द प्रमोटर या डायरेक्टर इज अ इशू ऑफ द इशूअर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, फिर से पढ़िए एक बार और आराम से पढ़ते हैं। इफ एनी ऑफ द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ इशूअर इज द प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ, बात समझ में आ गई? इफ अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ दिस इशूअर इज अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, फिर से ये एग्जांपल देख के, इफ अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ द इशूअर कंपनी, कौन सी इशूअर कंपनी, आरएमडी, इज ऑल्सो अ डायरेक्टर ऑफ दूसरी कंपनी। तो अभी इस केस में जो आर है, सुनना अच्छे से, अब ये लाइन को डिकोड करता है। आर, इफ अ प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ टीएमसी लिमिटेड is a promoter or director of which company, that company which has been debarred। अरे तो वही तो बात हो गई फिर, कितना आसान क्वेश्चन था ये तो, मतलब पहले वाले से तो दूसरा वाला बहुत ईजी था। ठीक है। तीसरा, इफ इशूअर और प्रमोटर आर विलफुल डिफॉल्टर, सिंपल से एग्जांपल, इसमें नीरव मोदी का एग्जांपल ले सकते हो, या ये तो चौथे वाले में भी आएगा, फ्यूजिटिव ऑफेंडर। आजकल ये नया कंसेप्ट चलता है फ्यूजिटिव ऑफेंडर, मतलब ऐसे लोग जो पैसे लेकर के इंडिया में पैसा गबन किए और जाके किसी और कंट्री में जाके बैठ गए। You have known about the example of ललित मोदी, we'll start from that, ललित मोदी आईपीएल वाला। ठीक है। उसके बाद अभी नीरव मोदी, विजय माल्या, आपको पता ही होगा। ठीक है। ऐसे हर आदमी जो इस कैटेगरी में आएंगे वो कौन से कैटेगरी में आएंगे, इसमें अपन विल नॉट यूज द वर्ड सुब्रतो राय, क्योंकि सुब्रतो राय विल कम अंडर थर्ड कैटेगरी, विलफुल डिफॉल्टर। फ्यूजिटिव ऑफेंडर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सर वो अब्रॉड नहीं गया है, पैसा लिए और भाग गए, एब्सकॉन्डिंग है, फ्यूजिटिव। ठीक है। और पांचवा, इफ देर आर एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और एनी अदर राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या बोल रहा है? इफ देर इज एनी आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज और एनी राइट, मतलब जिसके पास कोई कंपनी के पास कोई सिक्योरिटीज पेंडिंग है जो कि क्या होने वाली है, कन्वर्ट। तो अभी याद करने के लिए आसान है। रेगुलेशन 5 कौन सी बातें बोलता है? 5 बातें। कौन सी 5 बातें? पहला, सब प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप डिबार्ड है इस कंपनी की। दूसरे पॉइंट में प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप या डायरेक्टर है किसी और कंपनी में, वो डिबार्ड है। पॉइंट नंबर 3 विलफुल डिफॉल्टर है। पॉइंट नंबर 4 फ्यूजिटिव ऑफेंडर है। पॉइंट नंबर 5 आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज है। वन मोर टाइम रिपीट करने के लिए, याद करने वाला टाइप का जो ये लोग याद कराते हैं उसके लिए 5 तरीके जिनको याद करना पसंद है। पहला,
कौन सी कंपनी सर? जिस कंपनी में आप प्रमोटर या डायरेक्टर, प्रमोटर ग्रुप में हो सॉरी, और आपकी कंपनी को डिबार किया गया है। पॉइंट नंबर 2, आप डायरेक्टर या प्रमोटर हो किसी एक कंपनी के और आप दूसरे कंपनी में भी डायरेक्टर प्रमोटर थे जिस कंपनी को सेबी ने डिबार किया है। तीसरा विलफुल ऑफेंडर, विलफुल डिफॉल्टर। चौथा कौन? चौथा आपका कौन सी कैटेगरी में आएगा? फ्यूजिटिव ऑफेंडर। और पांचवा आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल डिबेंचर सिक्योरिटीज। ये 5 अगर कंपनियां होगी तो आप भूल जाना, आपका पब्लिक इशू नहीं आएगा। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर, सिंपल सा पॉइंट था। और अगर आपके ये 5 पॉइंट नहीं है तो आप ला सकते हो। तो कल जाके अगर आप किसी कंपनी में सीएस बनते हो और आपका एमडी बोलता है तुषार इधर आओ, बोले यस सर, बोले हमको आईपीओ लाना है। हमारी कंपनी कौन सी है सर? हमारी कंपनी अनलिस्टेड है। ओके सर, हमारी अनलिस्टेड कंपनी, हमको आईपीओ लाना है, बताओ क्या क्या करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा सर क्या करना रहेगा वो तो बताऊंगा मैं आपको, वो क्या करना है वो हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ये तो चेक कर रहे थे कि क्या हम एलिजिबल है कि नहीं है। मालूम पड़ा हमने पूरी राम कथा पढ़ ली, सारी बातें पढ़ ली, और बाद में मालूम पड़ा कि सर हम तो कौन है, हम तो वो कैटेगरी में आते जो कि एलिजिबल नहीं है। मालूम पड़ा हमारे प्रमोटर का कोई रिलेटिव है जो डिफॉल्टर कैटेगरी में आता है, हमारे सीबी ने कभी इन लोगों को बैन करके रखा हुआ है। तो एज अ सीएस आपका पहला काम क्या बनता है? ये पता करना कि आपकी कंपनी का जो एमडी है या सीएफओ है वो जो चाहता है कि हमारी कंपनी का क्या है, आईपीओ आए। आप बोलना बिल्कुल आएगा सर, लेकिन सबसे पहले क्या चेक करेंगे हम लोग? रेगुलेशन 5। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि क्या हम कहीं डिफॉल्टर में आते हैं कि नहीं आते। बस समझ में सबको? ये पहला पॉइंट ध्यान रखना आपको। हम पहले ये चेक करेंगे कि आर वी कम अंडर द डिफॉल्टर कैटेगरी और नॉट। परफेक्ट है। तो 5 लोग इंपॉर्टेंट थे। पहला कौन था? प्रमोटर ग्रुप। दूसरा कौन था? प्रमोटर जो डायरेक्टर किसी और कंपनी का, वो पॉइंट। तीसरा विलफुल डिफॉल्टर हो आप, जो जानबूझ के पैसे डिफॉल्ट करवाता है। चौथा फ्यूजिटिव ऑफेंडर, पैसा गबन किया और जाके अब्रॉड जाके सेटल हो गया। और पांचवा जिस कंपनी में कन्वर्टेबल आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज है। सिंपल 5 वर्ड्स यहां पे फॉल होते हो, आप भूल जाओ। क्या भूल जाओ? आपका पब्लिक इशू आ सकता है। परफेक्ट। और अगर आप में ये 5 कमियां नहीं है, अगर आप ये 5 कमियां नहीं है तो सर वी आर गुड टू गो, वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट कैटेगरी, रेगुलेशन 6, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी नॉर्म्स, कौन सी कंपनियां एलिजिबल है। परफेक्ट। यहां तक सबको समझ में आ गया कौन सी कंपनियां एलिजिबल है? ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग बात करेंगे कि सर अगर 5 पॉइंट्स हमारे में लगते नहीं है। चलिए, तो कौन सी कंपनी एलिजिबल है वो हमने बात कर ली, कौन सी नहीं है वो बात कर ली। अब क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा अगर आपको पब्लिक इशू लाना है? तो सबसे पहले आपको ये 4 वर्ड ध्यान रखने हैं। पुराने गाइडलाइंस में ये 5 होते थे, पुराने में ये 5 होते थे, अब से केवल 4 गाइडलाइंस है। केवल 4 गाइडलाइंस है जो बताती है कि कौन सी कंपनियां एलिजिबल है। जिसमें वो 5 पॉइंट्स है वो तो एलिजिबल है ही नहीं। तो क्या 6वीं कंपनी एलिजिबल है? हाँ सर, पर उसमें शर्त क्या है? शर्त है ये 4 बातें होनी चाहिए। सबसे पहले नेट टेंजिबल असेट, अंडरस्टैंड, पहले हेडिंग सुन लो अच्छे से। सबसे पहले नेट टेंजिबल असेट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे है। तीसरा नेटवर्थ पर है। और चौथा अगर कंपनी नाम बदला तो उस पर है। 4 बातों पे फोकस होने वाला है, बस समझना बस जरूरी है, इतना आसान नहीं है। और जब मैं केस लॉ पूछूंगा तो मजा आएगी फिर, ठीक है ना। सबसे पहले नेट टेंजिबल असेट याद रखने के लिए। दूसरा एओपी, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर मैं आपको याद करा दूं तो मैं आपको सिंपल लिख के दे सकता हूं यहां पे। क्या? पहला एनटीए, दूसरा एओपी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तीसरा नेटवर्थ और चौथा नेम चेंज। क्या क्या शर्त थे इसमें आपको सबको पता ही होगा। नेट टेंजिबल से कितना होना चाहिए बोलता है? मिनिमम 3 करोड़, याद हो जाएगा सर। एओपी मिनिमम 15 करोड़, याद हो जाएगा सर। नेटवर्थ मिनिमम 1 करोड़, याद हो जाएगा सर। और अगर नेम चेंज हुआ है तो 50% ऑफ द रेवेन्यू शुड कम विद अ न्यू नेम। ये 4 तरीके हैं याद करने के, बट देन मेरे को ये पसंद नहीं है। आपको किसी को याद करना है तो ये स्क्रीन देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। बट द वे वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये समझ गए आपको नेट टेंजिबल असेट 3 करोड़ का बताया गया बुक में, देखिए पता ही होगा आपको। सेकेंड पॉइंट एओपी एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 15 करोड़ का। तीसरा नेट वर्थ शुड बी मिनिमम 1 करोड़। एंड चौथा अगर नाम चेंज हुआ है कंपनी का पिछले 1 साल में, सो नए नाम से रेवेन्यू कितना रेवेन्यू आना चाहिए? 50% का। ये पढ़ा है बुक में, लेकिन हम जब पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे अच्छे से। पहला नेट टेंजिबल असेट कितना होना चाहिए बोलता है? 3 करोड़। 3 करोड़ इन प्रीवियस 3 फुल ईयर्स। फुल ईयर मतलब 12 महीने का, मतलब अगर आज चल रहा है अप्रैल तो मार्च कौन सा महीना होगा? मार्च कौन सा वाला महीना होगा? 36 मंथ वाला होगा, क्योंकि 3 साल बोला है और हर साल में 12 महीने, तो 3 साल में कौन से महीने? 36 मंथ्स। तो अगर आज चल रहा है अप्रैल तो लास्ट
36 मंथ कौन सा होना चाहिए, प्रीवियस मंथ वाला, और वहां से आप जाएंगे पीछे, ये आपको ध्यान रखते चलना, ठीक है ना। 3 फुल ईयर्स देखेंगे जिसपे कितना होना चाहिए नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़, ऑफ विच नॉट मोर देन 50% शुड बी हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट, नॉट मोर देन 50% टू बी हेल्ड इन मॉनिटरी एसेट। और एक इटैलिक्स में दिया है मैंने, ये इंपॉर्टेंट, और अगर मान लो गलती से किसी कंपनी का मोर देन 50% मॉनिटरी एसेट में है, तो दे शुड गिव अ फॉर्म कमिटमेंट कि सर हम क्या करेंगे, जो एक्सेस पैसा उसको क्या कर देंगे, यूटिलाइज कर देंगे। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द थ्योरी। अब आप थ्योरी पढ़िए, मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। ये कंपनी की बैलेंस शीट का मैंने एक ड्राफ्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज असेट्स, सुन लीजिए। कंपनी के पास है लैंड 3 करोड़, ऊपर में लिख देता हूं करोड़, इन करोड्स 3 करोड़, बिल्डिंग 6 करोड़, गुडविल 10 करोड़, कैश 2 करोड़, स्टॉक 5 करोड़। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं आपके सामने कुछ, ठीक है ना। कितना हो गया सर टोटल? 3 और 6 9, 9 और 10 19, 21 25। टोटल असेट जो है कंपनी की, टोटल असेट कितनी है? 25 करोड़ की। टोटल असेट्स इस 25 करोड़। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या इस कंपनी का पब्लिक इशू आ सकता है? जल्दी बताइए, क्या इस कंपनी का पब्लिक इशू आ सकता है? कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड कंपनी है। लॉ बोलता है सर नेट टेंजिबल एसेट शुड बी मिनिमम कितना? 3 करोड़। नेट टेंजिबल एसेट शुड बी 3 करोड़। लेट मी सी द आंसर्स। 3 करोड़ बोला गया है और सामने बोला गया था नॉट मोर देन 50% शुड बी इन मॉनिटरी एसेट और ब्ला 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 कुछ तो भी लिखा हुआ था। नो क्विकली टेल मी क्या इस कंपनी का पब्लिक इशू आ सकता है? यस और नो, जल्दी बताइए। कीर्ति बोलती आ सकता है, आ सकता है। और जल्दी जल्दी, लैंड 3 करोड़, बिल्डिंग 6 करोड़, 3 और 6 19, 19 और 10 19 करोड़, कैश 2 करोड़ और स्टॉक 5 करोड़, टोटल 26 करोड़। 26 करोड़। हाँ, सब बोल रहे यस, सब यस बोल रहे, सब बोल रहे यस। चलिए, सब यस बोल रहे हैं, मतलब सब लोग होशियार है, कोई परफेक्ट, कोई डाउट ही नहीं किसी में, यहां पे हो गया। नाउ लेट मी चेंज द क्वेश्चन, इसी में क्वेश्चन चेंज करता हूं, ठीक है ना। दस 12 23। अब बताइए, अब भी टोटल सेम है। अब बताइए, क्वेश्चन बदल दिया मैंने, आई हैव चेंज द क्वेश्चन। लैंड 3 करोड़, बिल्डिंग 6 करोड़, 1 करोड़ की गुडविल, 12 करोड़ का कैश और 4 करोड़ का स्टॉक, टोटल अभी भी 26 करोड़ आती है। अब बताइए क्या पॉसिबल है कि नहीं है? अब पॉसिबल है कि नहीं है? यस, नाउ टेल मी, नाउ इज इट पॉसिबल टू गो फॉर अ आईपीओ? क्या वो जो पॉइंट है, हम लोग जो पॉइंट नंबर 1 पढ़े नेट टेंजिबल एसेट का, वो जम रहा है नहीं जम रहा है? जल्दी बताइए। फिगर सेम, फिगर सेम है, बट मैंने थोड़ा फिगर को हिला दिया है। टोटल फिगर सेम है, टोटल फिगर सेम है, बट मैंने बीच में कुछ फिगर्स को हिलाया है। आई होप यू कैन ब्रेन अप्लाई योर ब्रेन। अब आया मजा। अब मजा क्यों आएगी? क्योंकि आधे लोग यस बोल रहे हैं और अब देखो कुछ लोग नो बोल रहे हैं। अब आधे नो बोल रहे हैं, कुछ लोग यस बोल रहे हैं। अब कुछ लोग बोल रहे हैं यस, कुछ लोग बोल रहे हैं नो। ध्यान सुनिए क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर ये डिकोड करने लग गए आप, तो आप समझ जाना कि सर आपको मजा आएगा, नहीं तो सर फिर क्या है, पढ़ तो सभी लोग रहे। हाँ जी, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है? चलिए, सबसे पहले तो बात करनी पड़ती है व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेट टेंजिबल एसेट। टेंजिबल में सिर्फ एक ही आइटम नहीं आएगा, कौन सा वाला नहीं आएगा? गुडविल नहीं आएगा। बाकी लैंड आएगा टेंजिबल में, यस। बिल्डिंग आएगी सर टेंजिबल है,
कैश आएगा, यस, और स्टॉक भी आएगा। अब टोटल कहेंगे कितनी टोटल होती है, 25 करोड़ की होती है। 25 करोड़ का क्या होता है, टोटल असेट है, नेट टेंजिबल असेट। अच्छा, ये तो है, तो पहला पॉइंट ओके हो गया, है ना। हाउ मच शुड बी द नेट टेंजिबल असेट, मिनिमम 3 करोड़। कितना हमारे पास है, 25 करोड़। हाउएवर नॉट मोर देन 50% शुड बी इन व्हाट, मॉनिटरी एसेट, नॉट मोर देन ना। शिवम सना बोलता है एटलीस्ट 12.5 करोड़ शुड बी इन मॉनिटरी एसेट। नो, नॉट एटलीस्ट, वो बोलता है नॉट मोर देन, नॉट मोर देन। तो नॉट मोर देन मतलब 12.5 करोड़, 12.5 करोड़ क्या होना चाहिए, बोलता है मैक्सिमम मॉनिटरी एसेट में होना चाहिए। और मैं बताऊं आपको, कैश तो मॉनिटरी एसेट है ही है, स्टॉक भी मॉनिटरी एसेट ही है, क्योंकि स्टॉक भी लिक्विड एसेट में आता है, स्टॉक भी लिक्विड एसेट में आता है, स्टॉक भी आपके करेंट एसेट में आता है, स्टॉक भी आपके मॉनिटरी एसेट में आता है। और कितना है आपके पास मॉनिटरी एसेट, टोटल 16 करोड़। सर कैसे मालूम पड़ा, ये देखो ना, 12 करोड़ और 6 करोड़, 4 करोड़, कितना होता है टोटल, 16 करोड़। 16 करोड़ के आपके पास में मॉनिटरी एसेट्स है, 16 करोड़। एंड कितना चाहिए, बोलता है मैक्सिमम 12.5 करोड़। तो क्या ध्यान रखना आपको, जो बीच का जो 3.5 करोड़ की अमाउंट है, एक्सेस वाली 3.5 करोड़ की अमाउंट है, वो आप क्या करने की बात करोगे, वो बोलोगे सर हम क्या करेंगे उसको, ये वाला पैराग्राफ, कौन सा वाला, अगर 50% ज़्यादा है भी तो द इश्यूअर शुड गिव अ फर्म कमिटमेंट टू यूटिलाइज सच एक्सेस असेट्स इन द बिजनेस और प्रोजेक्ट, बिजनेस और प्रोजेक्ट। मतलब आप ये वादा करो कि 3.5 करोड़ जो एक्स्ट्रा है मेरे पास, हम यूज कर लेंगे। आई रिपीट वन मोर टाइम फॉर एवरीवन, जो समझ में नहीं आया जिनको भी। टोटल कितने एसेट है मेरे पास में, टोटल नेट टेंजिबल एसेट कितनी है मेरे पास में, 25 करोड़ की, बराबर। 25 करोड़ का लाभ बोलता है कि 50% मैक्सिमम इन व्हाट, मॉनिटरी एसेट। तो कितना होता है 50% इसका, 12.5 करोड़ होना चाहिए, 12.5 करोड़ होना चाहिए। लेकिन मेरे पास में कैश है 12 करोड़ की, और स्टॉक है 4 करोड़ का। टोटल मेरे पास कितना है, 16 करोड़ है। यानी कि अगर मैं इसको डिफरेंस करूं तो मेरे पास एक्सेस में 3.5 करोड़ है। इसको लिख लीजिए आप एक बार अच्छे से, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको क्या करवाया है। आई मेक इट फुल स्क्रीन फॉर यू। अर्पिता बोलती है वेरी इंटरेस्टिंग। अब शुरुआत हुई है बच्चों, अब तो शुरुआत हुई इंटरेस्टिंग। आप देखो सर इस पे क्या क्या कंटेंट है और क्या क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के आते हैं, आपको लगा भी, मालूम भी नहीं पड़ेगा कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। तो द वे अर्पिता इज सेइंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखिए सर आगे में इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होंगे, एक से बढ़कर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको मैं, और आपको मजा आएगा समझने के बाद। आई होप यू कैन गेट द पॉइंट। सब कुछ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ क्या क्या बताया मैंने। जो टोटल नेट टेंजिबल एसेट कितना बोला है, मिनिमम 3 करोड़, एंड हाउ मच वी हैव, 25 करोड़। इफ यू सी द फर्स्ट लाइन पॉसिबल है, ठीक है, बट इफ यू सी द सेकेंड लाइन बोलता है कि मैक्सिमम 50% कितना चाहिए, बोलता है मॉनिटरी एसेट में, कितना करोड़, 12.5 करोड़। बट सर मेरे पास दिक्कत थी कि मेरे पास कैश कितनी की है, 12 करोड़ की, और स्टॉक कितने का है, 4 करोड़ का। और आपको पता है स्टॉक, डेटर्स, ये सब कौन सी एसेट होती है, स्टॉक डेटर दोनों क्या होती है, मॉनिटरी एसेट होती है। तो ये दोनों एसेट्स को मैं कभी भी क्या कर सकता हूँ, लिक्विडेट कर सकता हूँ। और ऐसे में 16 करोड़ मेरे पास में है, तो लाभ सर 3.5 करोड़ एक्सेस है। तो यहां पर आंसर यस भी आ सकता है और नो भी आ सकता है। अगर आपको एक क्वेश्चन आ गया, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो समझ जाना सर कि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा सर वैसे तो नो है, बट अगर आपको करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको फर्म कमिटमेंट देनी पड़ेगी एक्सेस अमाउंट के लिए, बराबर। आपको बताना पड़ेगा कि आपको फर्म कमिटमेंट देनी पड़ेगी एक्सेस अमाउंट के लिए। Got it guys? समझ में आ गया आपको अच्छे से? तो yes और no में you need to remember yes और no कब लिखना है आपको, कब आपको लिखना है yes और कब आपको लिखना है no। आपको ये बहुत केयरफुली ध्यान रखते हुए बताना पड़ेगा आंसर में। ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट yes और no बोल दे और आपको इजी लग जाए। इट शुड बी ना बोथ वेज, और आपको समझते हुए चलना पड़ेगा, ठीक है ना। श्रुति बोलती सर एक और क्वेश्चन करा लो, नहीं। वर्षा बोलती सर एक और क्वेश्चन हो जाए। ये एक करने में भारी टाइम लग जाता है बच्चों, दो कहां से करेंगे, दो कहां से करेंगे, एक करने में टाइम बहुत लग जाता है। एंड वेरी 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 ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बात समझे,
कितना आसान लगता है पढ़ने में। रिमेंबर द थ्योरी, व्हाट वाज द थ्योरी? थ्योरी क्या थी बच्चों? थ्योरी ये थी कि द टोटल नेट टेंजिबल एसेट कितना होना चाहिए? 3 करोड़ का। मोर देन 50% मॉनिटरी एसेट में ना हो, और अगर हो तो वापस कर देंगे। इतना सिंपल तो था, कितना सिंपल था। लेकिन जब केस लॉ आता है इतना सिंपल नहीं होता है। जब केस लॉ आता है इतना सिंपल नहीं होता है। एनीवेज, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जिसका नाम है आपके एओपी, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मजा आया? फैजान बोलता है मजा आ गया सर। चलिए, आशीष बोलता है मजा आ गया। मजा आएगा आपको, बस आप जुड़े रहिए और लाइक देते जाइएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक देते जाइए, आपको मजा आते जाएगा इसके अंदर में, कंटेंट में, क्योंकि दम बहुत है चैप्टर के अंदर में और वीडियो में कंटेंट बहुत अच्छा मिलने वाला आपको, ठीक है ना? एनीवेज, सेकंड है एओपी, द कंपनी शुड हैव एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आप में से कई लोगों ने सुना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, कई लोगों ने सुना होगा नेट प्रॉफिट। ग्रॉस और नेट के बीच का प्रॉफिट कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। वन मोर टाइम, ग्रॉस और नेट के बीच का जो प्रॉफिट होता है वो होता है एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर से बताता हूं एक और बार, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच का जो प्रॉफिट है वो कौन सा होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब व्हाट यू नीड टू डू, आपको सिर्फ क्या करना है? आपको सिर्फ क्या करना है? ग्रॉस प्रॉफिट से क्या माइनस करना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या ऐड करना है? ऑपरेटिंग इनकम। अगर अभी दो चीजें जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। दैट शुड बी एवरेज 3 साल का। कितना बोला गया है? 15 करोड़। ये तो बहुत ईजी है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। इसमें सिंपल सा है। इसमें अगर केस लॉ पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे केस लॉ? क्विकली, 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20, ठीक है? 4 ईयर का प्रॉफिट दे रहा हूं मैं आपको। कितना प्रॉफिट है? 20 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़, 36 करोड़। दिस इज प्रॉफिट। क्या कंपनी ला सकती है पब्लिक इशू? 20, 10, 16, 36, 20 करोड़, 10 करोड़, 16 करोड़ और 36। ऐसे रिवर्स जा रहा हूं मैं, ठीक है ना? थ्योरी पढ़ लो पहले। थ्योरी क्या बोली गई है? एओपी शुड बी 15 करोड़ कैलकुलेटेड ऑन रीस्टेटेड एंड कंसोलिडेटेड बेसिस ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 years और फुल वाले विथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ दिस प्रीसीडिंग 3 years। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ एवरी ईयर प्रॉफिट होना चाहिए। सर है ना प्रॉफिट? 3 हर साल है, हर साल प्रॉफिट है। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। 20, 10, 16 रिवर्स में जा रहा हूं मैं आपको। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल? क्विकली बताइए। ये केस लॉ एग्जाम में आ सकता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन के, और आपको पता ही है प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहां पे आता है? पहले क्वेश्चन में आता है। अगर पहले क्वेश्चन में आ गया तो पकड़ा जाओगे, पकड़ा जाओगे। लिखना ही पड़ेगा, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, छोड़ सकते नहीं, छोड़ सकते नहीं। टेक द कैलकुलेटर ना बच्चों, कैलकुलेटर लेके बैठो, मोबाइल में मत करो। टेक कैलकुलेटर एंड प्रैक्टिस इट। हाँ, अच्छे से करो। भावेश बोलता है यस, यस। ममतशा यस, क्षमा यस, वैभव, मोहिल यस। सभी यस बोलो तो फिर ठीक है। क्षमा ने तो आंसर भी दे दिया, 15.3 करोड़। परफेक्ट बच्चों। तीनों की टोटल कितनी होती है? 46 डिवाइड बाय 3, कितना आंसर आएगा? 15 करोड़ 30 लाख आ रहा है, विच इज मोर देन व्हाट? Sachin, sir, you are great. I was watching different live session of related top things, but as I got notification, एकदम दिल खुश हो गया। मैं बोलता हूँ जितने भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, 86 बच्चे देख रहे हैं, मेरे आपसे वादा है, मैं अपने कैमरे पे हाथ के कसम खाता हूँ, ये वीडियो देखने के बाद जाइए, जाके किसी का भी वीडियो देखिए और बताइए कि ये लेवल पे है क्या, वो भी रिवीजन में। रेगुलर में तो ये चैप्टर में पढ़ाता हूँ 15-16 घंटे के ऊपर, ठीक है, रेगुलर में। अभी रिवीजन में सर मैं आपको 4 घंटे पढ़ाऊंगा। आप देख लो सर इसका रिवीजन में लेवल कितना जा रहा है बस। और आपको मैं वादा करता हूँ, आप जाइए, आप कहीं भी जाइए। मुझे पता ही है कि कई बच्चे जाते हैं यहाँ और वीडियो देखते हैं। प्लीज़ गो एंड चेक द वीडियो ऑफ एनी अदर पर्सन इन रिवीजन लेवल क्या पढ़ाता है, और ये देखिएगा, ठीक है ना।
तो इसलिए सचिन जी धन्यवाद। और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इसलिए मुझे पसंद करते हैं इस लेवल के लिए, इस तरीके के लिए जो मेरा तरीका है। दैट्स व्हाई आई हैव बीन कॉल्ड इन द कंट्री कॉल्ड एज लॉजिकल। लॉजिक से ही पढ़ाता हूँ मैं, बिना लॉजिक से पढ़ाता नहीं हूँ। ठीक है, आंसर इज 15.3 करोड़। आंसर परफेक्ट है। अब एक ट्विस्ट, फटाक से ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करें जल्दी से। हाँ जी, हाँ अब बताइए आ सकता है क्या? अब बताइए आ सकता है क्या? सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम। आई होप यू हैव थ्योरी। अब देखिएगा 16-17 60 करोड़, 17-18 20 करोड़, 18-20 में लॉस है, लॉस है 10 करोड़ का, और 19-20 में 40 करोड़। 4 वर्ड्स ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन, लेट मी सी द आंसर क्विकली। 60 करोड़ 16-17 में, 17-18 में 20 करोड़, 18-19 में लॉस है, कोई बात नहीं लॉस है, और 19-20 में 40 करोड़। अच्छा, मैं अगर ये छोड़ भी दूं लॉस, एक मिनट सुनना मेरी बात, इफ आई इग्नोर दिस लॉस ऑल्सो, फिर भी 40 और 60, अरे 40 20 60 होता है बच्चों, 60 डिवाइड 3 भी करूंगा तो भी 20 आता है। तो पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? ये आपका एमडी बोलेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपका एमडी क्या बोलेगा? आपका एमडी बोलेगा कि 60 करोड़ 20 और 40 60 करोड़ का टोटल प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 3 मारो यार। वैसे 2 ही मारना है डिवाइड, बट 3 मारोगे तो भी, अरे 3 छोड़ो, 60 डिवाइड बाय 4 भी मारोगे तो भी 15 करोड़ आ रहा है सर। इतना प्रॉफिट है हमारे पास, एक साल का प्रॉफिट नहीं है, भूल जाओ। जस्ट रिमेंबर 1 ईयर प्रॉफिट इज नॉट देयर। कौन सा वाला चलेगा क्या? $60 करोड़ का प्रॉफिट है 2 साल में। अरे 1 साल छोड़ दो, नहीं आया तो नहीं आया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं आया, क्या इतना टेंशन ले रहे हो? 1 साल प्रॉफिट नहीं आया, दैट्स ओके ना, बट बाकी 2 साल तो प्रॉफिट है ना। और इतना जोरदार प्रॉफिट है, इसकी हद नहीं है, तगड़ा प्रॉफिट है, खतरनाक प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है सर? 1 साल 40, 1 साल 20, 60 डिवाइड बाय 3 मारो, 4 मारो डिवाइड बाय, फिर भी सर 15 एवरेज आ रहा है। तो क्या बोलोगे आप अपने एमडी को? अलाउड है कि नॉट अलाउड? ये आपको कंफ्यूज किया जाएगा, जैसे मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूं बार बार, आपको कंफ्यूज किया जाएगा। और आई एम वेरी मच हैप्पी, बच्चे यहां पे बोल रहे हैं नो, बच्चे अपने आंसर पे स्ट्रिक्ट है, टिके हुए हैं। नो मतलब नो सर, पॉसिबल ही नहीं है सर, क्योंकि लॉ बोलता है कुछ भी हो जाए, क्या बोला था? विथ ऑफरिंग प्रॉफिट इन ईच ऑफ दिस ईयर, हर साल होना ही चाहिए, हर साल होना ही चाहिए, हर एक साल प्रॉफिट होना चाहिए। ऐसे 1 साल में 0 प्रॉफिट और बाकी 2 साल में 80-80 करोड़, ऐसा नहीं होता है। मुझे बताओ आपके एग्जाम में होता है क्या? आपके आईसीएसए में होता है क्या? सर कंपनी लॉ, टैक्स, एसबीसी, जेआईजीएल, फिर आप क्या बोलते हो? सर कंपनी लॉ में 80 आ गए, टैक्स में 90 आ गए, एसबीसी में सर 70 आ गए, जेआईजीएल में सर 6 मार्क्स ही है, पास कर दो ना सर, पास कर दो, है ना। कंपनी लॉ में 80 आए हैं, टैक्स में 90 आए हैं, एसबीसी में 70 आए हैं, सर जीएच में 6 आया, सर छोड़ दो ना, उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, उस दिन मैं नहीं जा पाया एग्जाम में, नहीं जा पाई एग्जाम में, पास कर दो। क्या आईसीएसआई पास करता है? क्या आईसीएसआई पास करता है? यस और नो? बात समझ में आ गई? नहीं करता है, बराबर। चलिए तीसरा तो बहुत आसान सा है, नेटवर्थ। द कंपनी शुड हैव अ नेटवर्थ। आई होप यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, नेटवर्थ शुड बी हाउ मच? 1 करोड़। अगेन सेम 3 फुल ईयर्स का। नेटवर्थ में क्या आएगा? आपकी कौन सी साइड आएगी? लाइबिलिटी साइड आएगी। देखो सुनो, इतना अच्छा पॉइंट है, मतलब पहले पॉइंट में हमने क्या चेक किया? नेट टेंजिबल एसेट। हमने उसमें क्या देखा? सुनना अच्छे से, हमने क्या देखा इसमें हमने क्या देखा? बैलेंस शीट का असेट साइड। इसमें हमने क्या देखा? बैलेंस शीट की कौन सी साइड? लायबिलिटी साइड। इसमें हमने पूरा का पूरा क्या देख लिया? P&L अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट कहाँ निकलता है? प्रॉफिट कहाँ से निकलता है? P&L अकाउंट से, हमने वो भी देख लिया। बैलेंस शीट का असेट साइड देख ली, यहाँ पे लायबिलिटी साइड से निकाल लिया नेटवर्थ। कितना बढ़िया है, ठीक है ना। धरा ओल्ड के लिए कि न्यू के लिए, सबके लिए, जिन जिन लोगों को आईसीडीआर एप्लीकेबल है, सीएस एग्जीक्यूटिव ओल्ड, सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू, सीएस प्रोफेशनल
ओल्ड, CS प्रोफेशनल, न्यू, कॉर्पोरेट फंडिंग, हर एक बच्चे को अप्लीकेबल है ये, ठीक है ना। चलिए, नेटवर्थ होना चाहिए कितना, 1 करोड़ का। और चौथा पॉइंट आखिरी में, अगर कंपनी ने नेम चेंज किया है पिछले 1 साल में, तो नए नेम से रेवेन्यू शुड भी कितना परसेंट, 50% होना चाहिए एटलीस्ट। ऐसा लॉजिक क्या है, एनीवन कैन टेल मी? इन केस द कंपनी हैज चेंज इट्स नेम in last 1 year, at least 50% of the revenue for the preceding 1 full year is earned by the company by the activity suggested by new name. New name. अगर नाम कंपनी ने बदला है तो नए नाम से कम 50% रेवेन्यू, क्योंकि एक बात बच्चों दिमाग में रखना अच्छे से, नाम जब बदलते कंपनी का तो रेवेन्यू में डाउनफॉल आता है। रेवेन्यू में डाउनफॉल आता है। क्यों रेवेन्यू में डाउनफॉल आता है? क्योंकि वही नाम से कंपनी लोग ढूंढते हैं बट वो नाम नहीं होता है। व्हेन द नेम इज बीन चेंज्ड पीपल गेट कंफ्यूज्ड। कल अगर मैं बता रहा हूं ना मैं आपको, कल अगर मैं अपने चैनल का नाम बना के रख दूं तुषार पहाड़े, तो आधे बच्चे आके बोलेंगे नहीं नहीं हमको पढ़ना लॉजिकल गुरुजी से, हमको तो सर वही बेस्ट फैकल्टी लगती है, ये तुषार पहाड़े कौन है? अरे मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे झूठ बोल रहा है, वी वांट लॉजिकल गुरुजी। भगवान मैं हूं। नहीं नहीं नहीं, अरे तो कंफ्यूजन होता है। फिर इट विल टेक वन ईयर अगेन टू बिल्ड माई नेम, तुषार पहाड़े इज लॉजिकल गुरुजी। टाइम लगेगा ना। कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है, एक नाम होता है जो ब्रांड बनता है, ब्रांड, और वो लॉन्ग टर्म चलता है, लॉन्ग टर्म चलता है। अब आपने नाम बदल दिया अपना, अब जब नाम बदल दिया तो सर नए नाम से रेवेन्यू में ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर कॉमन सेंस से कम आएगा। तो अब सर कम आएगा ठीक है, लेकिन कुछ इतना भी कम ना आए, एटलीस्ट कितना आना चाहिए बोलता है 50%। अब देखो सर, जो लोग रट्टू तोता वाले लोग हैं उनको याद रखना है ये वाला। जिनको रटना पसंद है, जिनको रटना पसंद है उनके लिए ये है। क्या रटना पसंद है? सर व्हाट इज नेट टेंजिबल एसेट? हाँ जल्दी जल्दी बोलो, नेट टेंजिबल एसेट कितना होता है? 3 करोड़। सर व्हाट इज एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? 15 करोड़। सर व्हाट इज नेटवर्थ? हाँ सर 1 करोड़। व्हाट इज नेम चेंज वाला पॉइंट? सर 50% रेवेन्यू आना चाहिए नए नाम से। याद हो गया। जिनको समझना पसंद है उनके लिए सर इतनी कहानियां करी हमने, 1 2 3, ये। जिनको समझना पसंद है उनके लिए ये है, जिनको रटना पसंद है उनके लिए सर ये है, उनके लिए सर ये है। जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी आपकी इच्छा, जो आप ठीक समझो आप पढ़ सकते हो। मैं पढ़ाऊंगा पूरा, मैं पूरा पढ़ाऊंगा अच्छे से, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे पढ़िए। परफेक्ट, मजा आ गया। रेगुलेशन 6 समझ में आ गया, याद करने के लिए इजी है। व्हाट इज रेगुलेशन 5 में 5 बातें थी। कौन सी वाली 5 बातें? कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है? सर पहले जिसके प्रमोटर डिबार्ड है, कंपनी डिबार्ड है। दूसरा वो प्रमोटर ग्रुप जिस कंपनी में डायरेक्टर था वो डायरेक्टर और वो कंपनी डिबार्ड है। तीसरा विलफुल डिफॉल्टर। चौथा फ्यूजिटिव ऑफेंडर। पांचवा आउटस्टैंडिंग कम्युटेबल डिबेंचर। 5 पॉइंट रेगुलेशन 5 खत्म हो गया। ठीक है। रेगुलेशन 6 4 पॉइंट्स है। 4 पॉइंट कौन से सर? पहला नेट टेंजिबल एसेट, सामने लिखा हुआ है नेट टेंजिबल एसेट कितना 3 करोड़, जिसका मैक्सिमम 50% कितना होना चाहिए मॉनिटरी एसेट में, और अगर ज्यादा होगा मॉनिटरी एसेट में तो क्या करना पड़ेगा? पहले आपको उसको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट कौन सा वाला? एवरेज। 3 प्रॉफिट ईयर्स का एवरेज करोगे, डिवाइड बाय 3 मारोगे, बहुत सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट कौन सा? नेट वर्थ। कौन सा वाला? 1 करोड़ वाला। चौथा नेम चेंज, अगर नाम चेंज हुआ है तो कितना सिंपल है, बराबर। और रेगुलेशन 7 पे आते हैं। अब चलिए 7 पे आते हैं। 7 में क्या बताया गया है? एन इश्यूअर मेकिंग एन आईपीओ शैल एंश्योर दैट। अब कुछ बातें ध्यान रखनी, मैंने बोल करके दी, इस पे पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं है। पहले ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले, अच्छा 5 वाले तो एलिजिबल है ही नहीं। ओके, 5 वाले एलिजिबल है कि नहीं है? नहीं है। 6 वाले एलिजिबल है क्या? हाँ है, तो एलिजिबल हो गया। अब सर लाओ ना फिर आईपीओ लाओ। तो आईपीओ लाओगे तो फिर क्या बोला गया है? एप्लीकेशन करना पड़ेगा किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। दे नीड टू अप्लाई फॉर स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, वो करना पड़ेगा एंड गेट द अप्रूवल। पॉइंट नंबर 2, दे शुड गो फॉर एग्रीमेंट फॉर डिपॉजिटरी। चूज एनी वन डिपॉजिटरी, एनएसडीएल या सीडीएसएल। आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, अगर ओल्ड सिलेबस में है तो आपका चैप्टर नंबर 17 है सीएमएसएल में, डिपॉजिटरी एक्ट, और नए सिलेबस में एसएलसीएम में चैप्टर नंबर 3 है डिपॉजिटरी एक्ट। आपने पढ़ा होगा डिपॉजिटरी एग्रीमेंट, एनएसडीएल, सीडीएसएल। तो चूज एनी वन डिपॉजिटरी और आपको जाके पब्लिक इशू लाने के लिए अप्लाई करना है। ठीक है ना। ध्यान रखना, प्रमोटर के सारे शेयर्स शुड बी इन विच फॉर्म? डीमैट फॉर्म बिफोर प्रायर द ऑफर डॉक्यूमेंट। जब भी आप ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करोगे किसको? आरओसी को, सॉरी स्टॉक एक्सचेंज को और सेबी को, उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा?
प्रमोटर के सारे शेयर डीमैट फॉर्म में होने चाहिए, ये ध्यान आपको रखना है। चौथा पॉइंट, द कंपनी शुड मेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक छूट गया क्या पॉइंट? हाँ छूट गया। अगर कंपनी के पास पार्टली पेड अप शेयर्स है तो उसको पहले क्या करो, फुल्ली पेड अप करो या तो फोरफिट करो। सर इसका लॉजिक समझाइए मुझे, याद तो हो गया होगा, ये ईजी है। अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है तो पहले फुल्ली पेड अप करवाइए। एनीवन कैन टेल मी द लॉजिक। अगर शेयर्स पार्टली पेड अप है तो पहले फुल्ली पेड अप करवाइए। व्हाट डज इट मीन बाय द वर्ड, अगर पार्टली पेड अप है तो पहले फुल्ली पेड अप कराओ? काहे ये बोल रहा है ऐसा कि फुल्ली पेड अप कराओ? रहने दो पार्टली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप क्यों? जल्दी बताइए। अगर पार्टली पेड अप है तो फुल्ली पेड अप क्यों? Yes, anyone can give me the logic and the answer. If it is partly, why fully paid up? Right? हाँ शिवम, पृथा, मंतशा, अगर पार्टली है तो फिर फुल्ली पेड अप क्यों? रोहित, जो कैपिटल ले सकते हैं। चलिए आंसर सिंबल्स आए, पहले वो है वो लो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। मेरी बेटी है 6 साल की, ठीक है ना। वो क्या करती पता है, सुबह जब दूध पीती है तो वो लेती है बिस्किट या टोस्ट खाती है, ठीक है, सुनना अच्छे से। तो वो टोस्ट खाती है, नहीं वो सब में आते हैं, वो टोस्ट खाती है। तो वो क्या करती पता है कि वो टोस्ट आधा लेती है, एक लेती है, थोड़ा सा खाती है और रख देती है। बोलती पापा दूसरा चाहिए। दूसरा लेती है, आधा खाती है, छोड़ देती है, बोलती तीसरा चाहिए। तीसरा खाती है, थोड़ा सा खाती है, छोड़ देती है। अब मुझे बताओ, वो मेरी बेटी से ठीक है। अगर कोई और सोचे तो क्या बोलेगा, क्या रिसोर्सेज का वेस्टेज है, पहले पूरा खा ले फिर नया मिल जाएगा। पहले पूरा खा ले फिर नया मिल जाएगा। धरा बोलती सर पता नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। सही बात है। अरे एनीवेज, तो आई होप यू अंडरस्टूड माई एग्जाम्पल ऑफ माई डॉटर। तो आधा टोस्ट खाती है, छोड़ देती है, फिर दूसरा टोस्ट मांगती है, पापा दूसरा, मैं दे देता हूँ, मेरी बेटी है भाई, प्यार तो करता ही हूँ मैं, ले ले। तीसरा, चौथा, 4 खाती इतू से बाकी छोड़ देती है। अब वो सर हाँ समझ में आ गया सर, लेकिन इसका संबंध यहाँ पे क्या है? सर संबंध है ना, आपको पब्लिक इशू क्यों लाना? वाई यू वांट टू गो फॉर आईपीओ? एक आंसर बताइए मुझे, आईपीओ क्यों लाना चाहिए? सर आईपीओ लाना है पैसे के लिए। और जब पैसे चाहिए आपको तो सर पहले पुराना पेडअप लाओ ना सर। पहले पुराना पेडअप तो फुल्ली पेडअप कर लो। जब पहले पुराना पेडअप तो फुल्ली पेडअप करते नहीं, नया और चाहिए, है पुराना पहले लाओ। पहले पुराना कंसेप्ट खत्म करो, नया मिल जाएगा, जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। अब मेरे बेटी के केस में मैं उसका फादर हूं इसलिए ठीक है, बट आपकी कंपनी के केस में वो सेबी है, दूसरा फादर मतलब सेबी है। सेबी बोलेगा सर क्या मजाक करते हो, ऐसे होगा क्या? वो तो मेरी बेटी इसलिए ठीक है, मैं चिल्लाता नहीं उस पर। बट अगर यही कौन होगा, सेबी, तो मार डालेगा आपको। मतलब पुराना पार्टली पेडअप खत्म नहीं की है और नया चाहिए। लॉजिक बहुत सिंपल सा है, पहले पूरा कन्वर्ट करो, बहुत सिंपल सा है। और नहीं कर रहे हो तो सर क्या कर डालो, फोरफिट करो। नहीं करे तो फोरफिट करो सर, लेकिन पुराना पेंडिंग नहीं चाहिए मेरे को, पुराना पेंडिंग नको। सिंपल लॉजिक समझो, काहे सेबी ऐसा क्यों सोचता है। और सर ये तब समझ में आएगा जब आप प्रैक्टिकली सेबी के साथ टच में रहोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप आईपीओ लाओगे। मैंने 3 आईपीओ में काम किया हुआ है, 2 एसएमई के आईपीओ में और एक लिस्टेड मेन कंपनी के आईपीओ में। तो 3 कंपनी आईपीओ में जब काम किया तो मुझे समझता है, ऐसा मतलब मैं जब पढ़ाता तो मुझे मालूम है वो सेबी के थॉट प्रोसेस क्या है, वो सोचता क्या है, उस दिमाग में चलता क्या है। तब जाके आप समझ पाओगे, प्रैक्टिकली आप समझो अच्छे से बात को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बहुत इजी सा है। इट हैज मेड अ फर्म अरेंजमेंट टू फाइनेंस थ्रू वेरिएबल मीन्स टुवर्ड 75% ऑफ स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी फंडेड। और बाकी के 25% बहुत सिंपल सा है। टोटल जो आईपीओ आएगा बहुत सिंपल है, ये टोटल आईपीओ में मान लो 400 करोड़ आने वाले, तो 400 करोड़ के 2 टुकड़े कर रहा हूं मैं, 75% और 25%। 75% 25%। अगर कंपनी जैसे एग्जांपल मान लो कौन सी है, आईआरसीटीसी की, आईआरसीटीसी, ये कुछ दिनों पहले 2016 में आईपीओ आया था इंडिगो का 2 आईपीओ आए थे। अभी तो लेटेस्ट आईपीओ आया था, कौन सा था वो, आईआरसीटीसी का। एग्जाम्पल सुनना अच्छे से, एग्जाम्पल सुनना मैं क्या बोल रहा हूं।
आईएससी से आईपीओ आ रहा है, मान लो आईपीओ 400 करोड़ का, एग्जांपल के सुनो यार, वैसे बहुत बड़ा आईपीओ था इसका, मान लो आईपीओ 400 करोड़ का आईपीओ है। लॉ बोलता है, पढ़ लीजिए अच्छे से, इट हैज मेड अ फर्म अरेंजमेंट टू ऑफ फाइनेंस थ्रू वेरिफिएबल मीन्स टुवर्ड 75% ऑफ द स्टेटेड मीन्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट प्रपोज टू बी फंडेड फॉर द इशू प्रोसीड्स। मतलब सिंपल भाषा में जो पैसे आएंगे, मान लो 400 करोड़, उसका 75% कितना होता है, 300 करोड़, और 25% कितना होता है, 100 करोड़। आपको ये कमिटमेंट देना है कि से जो 300 करोड़ है ये हम कहाँ यूज करेंगे, आईआरसीटीसी के एग्जांपल में ट्रेन वेंड के काम में, या अगर इंडिगो का केस है तो फिर नए फ्लाइट्स लेने में। एक आईपीओ आया था और कुछ समय पहले सीसीडी का, तो सीसीडी का आईपीओ क्यों आया था सर, टू स्टार्ट न्यू फ्रेंचाइजीज। अरे सर, जिसका भी आईपीओ आ रहा है, आप पहले वादा करो कि 75% पैसा जो है वो किस में यूज होगा, जो कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, स्पेसिफिक, और 25% जो है वो किस में यूज होगा, जनरल में। पढ़ो नेक्स्ट पॉइंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस नॉट एक्सीडिंग 25% ऑफ द अमाउंट बीइंग रेज। जितना रेज होगा उसका मैक्सिमम 25% आप जनरल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। जैसे इंडिगो में आपने स्टाफ के लिए कुछ खर्च कर दिया, नए स्टाफ हायर करने के लिए कुछ किया, ठीक है, बट मेन पैसा इंडिगो का किस पे था, फ्लाइट परचेज करने में। द मेन अमाउंट ऑफ आईआरसीटीसी वाज टू बी यूज्ड फॉर एक्वायरिंग द न्यू ट्रेन्स, क्योंकि आईआरसीटीसी अभी प्राइवेट ट्रेन चालू कर ली उसने, तेजस एक्सप्रेस सुना होगा आपने, तो उससे चालू किया है। अभी वो काशी महाकाल एक्सप्रेस शुरू किया है, तो ट्रेनों में भी आ गई है ना, अभी प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, तो उस पर आईआरसीटीसी को पावर दी गई है, जाओ जाके ट्रेन चलाओ करके। तो आईआरसीटीसी ने आईपीओ लाके ट्रेन के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लिया। तो 75% ट्रेन में, 25% कहीं और। एसबीआई कार्ड्स 75% कार्ड वाले बिजनेस में, जो उनका बेसिकली क्रेडिट कार्ड का काम डिपार्टमेंट है वो सब में, 25% उनके जनरल पर्पस के लिए। ये लॉजिक आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी एक कंसेप्ट ध्यान रखना है। तो टोटल 6 पॉइंट क्या हो गए, 6 पॉइंट क्या हो गए, ध्यान सुनिएगा। पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट, अप्लाई टू द स्टॉक एक्सचेंज फॉर लिस्टिंग। दूसरा पॉइंट, जल्दी से, दूसरा पॉइंट क्या था, याद है कि नहीं, अपॉइंट एंड हायर डिपॉजिटरी विद एन अग्रीमेंट, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 क्या था, जितने प्रमोटर के शेयर्स थे वो सब क्या हो जाने चाहिए, डीमैट फॉर्म में। चौथा पॉइंट, पार्टली पेड अप शेयर्स होंगे तो पहले क्या करो, फुल्ली पेड अप, या फिर क्या करो, फोरफिट करो। 5 एंड 6, 5 में 75%, 6 में 25%, याद रहेगा। तो अगर क्विकली बताऊं मैं आपको, क्विकली, रेगुलेशन 5, रेगुलेशन 6, 7 क्या क्या था भाई। सबसे पहले व्हाट वाज इन 5, व्हाट वाज 5, सबसे पहले 5 में क्या पढ़ा था आपने, सबसे पहले डी बार, दूसरा पॉइंट प्रमोटर, तीसरा पॉइंट विलफुल डिफॉल्टर, चौथा पॉइंट फ्यूजिटिव, पांचवा पॉइंट कौन सा है, मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग क्या करिए, इसको फुल स्क्रीन में लिख भी लीजिए, ठीक है ना, आप इसको लिख भी लीजिए फुल स्क्रीन में, सो दैट आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जल्दी से, फ्यूजिटिव और पांचवा कौन सा है, आउटस्टैंडिंग कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। हाँ, फिर 6 पे क्या था, इसमें रेगुलेशन 6 में नेट टेंजेबल एसेट कितना, 3 करोड़। दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 15 करोड़। तीसरा क्या था, नेट वर्थ कितना, 1 करोड़। और चौथा क्या बताया मैंने आपको, जल्दी बताइए, चौथा क्या बताया था मैंने आपको, नेम चेंज हुआ तो कितना परसेंट रेवेन्यू, 50%। और रेगुलेशन 7 क्या है, व्हाट वाज 7, जनरल कंडीशंस। इसमें क्या क्या 6 बातें बताई मैंने आपको। सबसे पहले लिस्टेड होना चाहिए, दूसरा अपॉइंट डिपॉजिटरी, उनके साथ एग्रीमेंट साइन कर लो। तीसरा क्या बताया, सारे शेयर किस में होने चाहिए, डीमैट फॉर्म में। चौथा क्या बताया मैंने आपको, जल्दी बताइए, चौथा क्या बताया था, पार्टली पेड अप शेयर्स, वो क्या कर दो, या तो कन्वर्ट या तो फुल्ली पेड अप, पार्टली पेड अप, ठीक है। पांचवा क्या बताया मैंने आपको, 75% वाला पॉइंट। छठवा क्या बताया मैंने आपको, 25% जनरल कंडीशन। हाँ भाई, याद कर लेंगे इसको जल्दी से, देखिए फटाफट से क्या बोला मैंने। आई होप यू कैन रिमेंबर दिस।
जम रहा है, मजा आ रहा है, पूरा बात एक समान एक जगह पे, मजाक नहीं कर रहा हूं। 15 से 20% का कोर्स खत्म हो गया आपका, 15% का। थोड़ा मैं बैठ जाता हूँ बढ़िया से, आप लोग भी बैठ के पढ़ रहे हो। कोई नालायक लेट के पढ़ रहा है क्या? कोई नालायक होगा जो सो के पढ़ रहा है? उठ के बैठो भाई मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, उठ के बैठो, अच्छी जगह पे बैठो। हाँ जी भाई, मजा आया? जम गया? इसको पूरा फोटो निकाल लो चाहो तो इसका, या तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जैसा भी ठीक समझे। ये वीडियो यहां से जाएगा मेरे ऐप में फिर, और आपको मेरे ऐप पे मिल जाएगा जहां पे मेरे बाकी सारे लेक्चर्स अपलोडेड है, ठीक है ना। जहाँ पे बाकी सारे लेक्चर अपलोडेड है वहाँ पे ये चला जाएगा। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जाके मेरे ऐप में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वहाँ से जाके आपको ये लेक्चर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आप कई लोगों को पता नहीं होगा मेरे ऐप के बारे में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ सिंपल से एग्जांपल के लिए। इफ़ यू गो टू माई ऐप और वहाँ पे जाएंगे स्टोर पे, अगर आपको मैं फटाक से ले जाऊँ स्टोर पे, और ये मेरा कोर्स है SLCM का। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंटेंट में, तो देखो मैंने अभी इतने सारी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वीडियो अपलोड किया है, SCR अपलोड किया है, सेबी एक्ट अपलोड किया है, डिपॉजिटरी किया है। अब इसके अंदर में ये भी आ जाएगा, वो भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऐसे करके सारे वीडियोस आपको मिलने चलो जाएंगे। तो प्लीज़ गो टू माई ऐप एंड सब्सक्राइब दिस कोर्स, जिसका नाम है SLCM रिविजन लेक्चर। ये नाम से आपको कोर्स मिलेगा, जाके उसको सब्सक्राइब करिए। और अगर आपने कर लिया होगा तो प्लीज़ आपके सारे फ्रेंड्स को बताइए कि जाके ज़रूर करें। सिर्फ ये चैप्टर में अगर इतना मज़ा आ रहा है तो सोचिए ज़रा, बाकी सारे चैप्टर अगर आप कवर करेंगे ऐसी डिटेल में तो क्या मज़ा आएगा, है ना। जैसे अगर आप देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, ये मैंने कवर करवाया है ऑलमोस्ट, ठीक है ना, डिटेल में तकरीबन यू कैन से 3 घंटे के ऊपर, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़े आगे, फिर आगे। आई होप इट इज वेरी मच परफेक्ट फॉर यू गाइज, आपको समझ में आ गया होगा। और ये सारी बातें मैंने 5, 6, 7 करवा के दे दी। ये सब किसके लिए था बच्चों? ये सब किसके लिए था? सर मेरे लिए था। अरे हाँ तुम्हारे लिए था, लेकिन किसके लिए, मतलब कौन सी कंपनी के लिए था? इट वॉज ऑल फॉर अनलिस्टेड कंपनी। इट वॉज ऑल फॉर अनलिस्टेड कंपनी। ये सारा जो मैं आपको पढ़ा, इट वॉज फॉर अनलिस्टेड कंपनी। अगर कंपनी कौन सी हो, अनलिस्टेड, तो उसके लिए ये पॉइंट्स थे। अगर लिस्टेड हो तो क्या? लिस्टेड हो तो क्या? लिस्टेड हो तो क्या? सर नोट्स पे आ जाइए, देखिए नोट्स पे आने के बाद लिस्टेड अगर है तो सर इतना बढ़िया है ना, मैंने आपके लिए पूरा छोड़ के रखा हुआ है, जगह छोड़ के रखी हुई है। लिस्टेड में जो रेगुलेशन 5 था, यहां पर 6 और 7, क्या बोल रहा सुनिए अच्छे से। जो लिस्टेड था, जो लिस्टेड कंपनी है, उसकी रेगुलेशन नंबर 102 है। 102 फॉर कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है। कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो जो पढ़ा था अपने रेगुलेशन 5 में, ऑल एक्सेप्ट लास्ट। 102 में कौन सी कंपनी एलिजिबल, कौन सी कंपनी एलिजिबल नहीं है फॉर FPO। 4 कंपनी एलिजिबल नहीं, कौन सी वाली? पहली 4। वही जो 5 पढ़ा था सारा एप्लीकेबल होगा एक्सेप्ट लास्ट। 4 कौन सी सर? पहली वाली, वही कौन सी 4 कंपनी है सर? सबसे पहली कौन सी कंपनी? ये वाली, याद होगा आपको, भूलना मत। ये 4 पॉइंट एप्लीकेबल होंगे, 1 2 3 4। 5 एप्लीकेबल नहीं होगा, कहां पर? यहां पर, बस खत्म। अब वही चीज बार बार थोड़ी पढ़ेंगे सर, इतना टाइम क्यों लगाया मैंने 1 घंटा, सो दैट आपके आने वाले टॉपिक्स क्या हो जाए, बहुत इजी हो जाए, बराबर, ज्यादा इजी हो जाए इसलिए, बराबर। रेगुलेशन 5 ऑल एक्सेप्ट लास्ट, मतलब पहले 4 एप्लीकेबल कौन से होंगे? पहले 4 मतलब पहले आप प्रमोटर हो, ठीक है। दूसरा कौन सा? जल्दी बताइए। आप कंपनी में डायरेक्टर हो, कौन से कंपनी में डायरेक्टर हो? जिस कंपनी को डिबार किया हुआ है। तीसरा विलफुल डिफॉल्टर। चौथा फ्यूजिटिव ऑफेंडर। सिंपल 4 पॉइंट। 5वां जो पॉइंट था कन्वर्टेबल सिक्योरिटी वाला, वो यहां पे एप्लीकेबल नहीं है।
फिर कौन सी कंपनी एलिजिबल है एफपीओ के लिए? सर 103 में 6 पढ़ना है, जो 6 में मैंने आपको 4 बातें बताई थी, 4 में से पहले 3 एप्लीकेबल नहीं, कौन सी एप्लीकेबल है सर? 4th वाला पॉइंट, या तो कौन सा वाला, अगर नेम चेंज हुआ है तो फिर 50% रेवेन्यू आना चाहिए, बस। वो जो पहले 3 पॉइंट थे, नेट टेंजिबल एसेट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा कौन सा? नेटवर्थ। तीनों एप्लीकेबल यहां पे नहीं है। और चौथे में तो सर जो पढ़ाया था 7 में, कॉपी पेस्ट, खत्म। समझा कि क्या बोला मैंने? समझ में आया? रेगुलेशन 7, बस अगर मैं आपको क्लिक करके दे दूं यहां पर समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गया किसके लिए? लिस्टेड कंपनी के लिए, अनलिस्टेड के लिए। लिस्टेड के लिए अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लिस्टेड, तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, खत्म। सब कुछ सेम टू सेम एप्लीकेबल होगा। ये किसके लिए हो गया? अब ये नोट डाउन कर लो आप, लिस्टेड के लिए। ये नोट डाउन कर लो आप लिस्टेड के लिए। नाम क्या रहेगा इसका? रेगुलेशन 102, 103, 104। जम रहा है? बाजा फाड़, क्या बात आकांक्षा, गुड, अंडरस्टूड। समझ में आ गया? परफेक्ट। तो दिस इज ब्यूटीफुल टॉपिक, आई हैव कवर्ड इन अ वेरी सिंपल वे, दो वी हैव स्पेंड अराउंड मोर देन 1 आवर, बट देन आप समझो 1 आवर के अंदर हमने पब्लिक कंपनी, लिस्टेड हो अनलिस्टेड हो, मैंने सारा कुछ आपके लिए कवर करवा के दे दिया है, सब कुछ एक झटके के अंदर में, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा ज्यादा कुछ दाम नहीं है सर। फिर कितने प्रकार के इशू हो सकते हैं हमारे इसमें टॉपिक में? सर सिंपल है। इशू कौन से होंगे? पब्लिक इशू हो सकता है, राइट इशू हो सकता है, ठीक, जल्दी जल्दी देख लो एक बारी, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स वहां पे कवर होते हैं। पब्लिक इशू, फिर राइट इशू, उसके बाद बोनस इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट, ठीक है। अगर बात करो आईपीओ, एफपीओ मैंने आपको पढ़ा दिया अच्छे से ये पूरा। अभी हम लोग पढ़ने वाले ऑफर फॉर सेल, अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑफर फॉर सेल के लिए, ठीक है। रेगुलेशन 8 पे आएंगे, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब 8 पे आते हैं। पीडीएफ अवेलेबल करा देना। यस, पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा। लेट मी टेल यू अगेन, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? अगर आप जाएंगे मेरे ऐप पे, ठीक है, इफ यू गो टू स्टडी मटेरियल, आपको स्टडी मटेरियल का एक सेक्शन मिलता है, ठीक है। जब भी आप मेरे ऐप पे जाएंगे, यू कैन गो टू द पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, जहाँ पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे पीडीएफ के। वहाँ पे आप जाएंगे कहाँ पर? सीएस एग्जीक्यूटिव न्यू कोर्स, जहाँ पे आप जाएंगे न्यू में, तो आपको मिलेगा रिवीजन नोट्स। देखिए उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, कंपनी लॉ, जीआईजीएल, एसबीसी, एसएलसीएम, आपको एसएलसीएम के नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी जैसे कि यहाँ पे मैंने ये डाला है, सीबी डाला है, वैसे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे आफ्टर द वीडियो विल बी ओवर, ठीक है। तो अभी पूरा पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगे आपके टीपीसी के ऐप के अंदर में, ठीक है। आप जाइए वहाँ पे, आपको मिल जरूर जाएंगे। एनीवेज, अभी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। ऑफर फॉर सेल, व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? जल्दी बताइए, ऑफर फॉर सेल क्या होता है? ऑफर फॉर सेल का मतलब सर होता है कि वो कंपनियां या वो कंपनी जहां पे कि प्रमोटर्स या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास सब ज्यादा शेयर होते हैं। वन मोर टाइम आई रिपीट, कौन सी कंपनी? वो कंपनी सर जिस कंपनियों में प्रमोटर्स नंबर 1, दूसरे कौन? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इनके पास सबसे ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स होते हैं और दे वांट टू इशू शेयर्स टू पब्लिक, तो इट इज कॉल्ड एज ऑफर फॉर सेल। इसको थोड़ा सा पॉज देके पढ़ो तो मजा आएगा। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल मतलब मेरे पास शेयर्स थे, मैंने क्या किया? ऑफर किया सेल के लिए, ऑफर किया सेल के लिए, ऑफर फॉर सेल। सो ये कंपनी नहीं कर रही है, इट इज डीम्ड एज अ कंपनी कर रही है, लेने वाली पब्लिक ही होती है। बात अगर मैं बात करूंगा, एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, इफ आई मेक अ डायग्राम,
और अगर नॉर्मल जो इशू आता है पब्लिक इशू, इसमें क्या होता है सर, कंपनी इशू करती है किसको, डायरेक्ट पब्लिक को, बराबर। लेकिन ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो प्रमोटर्स है या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास बल्क में शेयर होते हैं, वो देते हैं कंपनी को और कंपनी बांटती है पब्लिक को। यानी एंड ऑफ द डे मिल पब्लिक को ही रहे, बट सर ये फ्रेश शेयर्स नहीं है, फ्रेश शेयर्स नहीं है, ये प्रमोटर्स के शेयर्स है जो पब्लिक को मिल रहे हैं। इट इज एग्जांपल ऑफ अ न्यू इशू ऑफ शेयर्स, बट द प्रमोटर्स के शेयर्स, मतलब कंपनी के पेड अप कैपिटल में कोई इंक्रीज नहीं होता है, कंपनी की कैपिटल इंक्रीज जैसे कि यहाँ पे होता है, यहाँ पे कंपनी कैपिटल इंक्रीज होता है, बट यहाँ पे नहीं होता सर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी इशू नहीं कर रही है फ्रेश शेयर्स, नए इशू नहीं हो रहा है, जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, पुराने थे, वही पब्लिक को क्या किया जा रहा है, बांटा जा रहा है विद द हेल्प ऑफ द कंपनी। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है ऑफर फॉर सेल। तो इसमें दो ही बातें आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, बाकी थ्योरी मैंने पूरी दी हुई आपको, बट यू टू रिमेंबर, सबसे पहले तो कौन से शेयर्स होंगे, सब फुल्ली पेड अप ही ऑफर फॉर सेल में आएंगे। ऐसा ना हो कि पार्टली पेड अप शेयर प्रमोटर ने आधे पैसे भरे हुए हैं, वो पार्टली पेड अप शेयर यहाँ पे आ रहा है, वो ना आए, पहली बात तो वो आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है आपको, होल्डिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब आपने बेचने के 1 साल पहले से आप होल्ड कर रहे थे उसको, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यू आर होल्डिंग दो शेयर्स फ्रॉम पास्ट 1 ईयर एटलीस्ट। ऐसा ना हो कि आपने शेयर बाय किए और 2 महीने बाद बेच दिया, ऐसा ना हो। इट शुड बी दैट आपने 1 साल कम से कम क्या किया, यहाँ पे होल्ड किया हुआ है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सीक्वेंस याद है आपको अच्छे से। सीक्वेंस क्या थी, सबसे पहले हमने बात की थी कि सर हम देखो, याद करो अच्छे से, आप कंपनी सेक्रेटरी हो, आप जब जॉब कर रहे हो तभी कंपनी ने पूछा सर क्या हम अलाउ है, नहीं है, आपने पहले चेक किया रेगुलेशन 5, मालूम पड़ा अलाउड ही नहीं है। जब अलाउड ही नहीं है तो पूरे चैप्टर आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, पढ़ के मतलब ही नहीं है, अभी नहीं, सीएस बनने के बाद। पॉइंट नंबर 2, आप अच्छी कंपनी हो, आपने वो 5 पॉइंट में कवर नहीं होते, तो आप रेगुलेशन 6 में जाएंगे। 6 में क्या पढ़ोगे आप, कि आप पब्लिक को क्या करोगे, इशू करोगे। तो पहले आप चेक करो वो 4 पॉइंट्स, वो चेक कर लिए सर, अब आपका ओके, अब आप आगे बढ़ोगे। सबसे पहले क्या बनाओगे, एक ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, इन सिंपल लैंग्वेज इट कैन बी कॉल्ड एज अ रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, अ प्रॉस्पेक्टस व्हिच विल बी मेकिंग एट अ ड्राफ्ट स्टेज। ड्राफ्ट आप एक ड्राफ्ट बनाओगे और ड्राफ्ट किसको फाइल करोगे, सेबी को। अंडरस्टैंड दिस वन बाय वन क्विकली। ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट मीन्स एन ऑफर डॉक्यूमेंट इन ड्राफ्ट स्टेज, मतलब एक रफ बनाया आपने, फाइनल सही नहीं है, ठीक है, ड्राफ्ट है। द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आर फाइल्ड टू बी विद सेबी एटलीस्ट 30 days प्रायर टू द डेट ऑफ फाइलिंग द डॉक्यूमेंट विद आरओसी या स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बिफोर फाइलिंग टू स्टॉक एक्सचेंज आप पहले किसको दोगे, सेबी को दोगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, द ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल फॉर ऑन सेबी वेबसाइट फॉर पब्लिक कमेंट फॉर एटलीस्ट 21 days, मतलब अगर सेबी ने अपने तरफ से ओके कर दिया तो इट इज गिवन फॉर द पब्लिक कमेंट्स। पब्लिक भी जब अपना ओपिनियन देगी फिर वी विल अगेन गो टू सेबी एंड सेइंग कि सर सेबी को बोलेंगे सर सब कुछ ओके है। ये फिर से समझाया मैंने यहाँ पे, देखो आप फाइल करो आरओसी को, पहले आप किसको फाइल करोगे, सेबी को, थ्रू हुम, मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर कौन सर, वो बंदा जो आईपीओ लाने में हेल्प करेगा। आई अज्यूम कि मैंने आपको इसलिए मर्चेंट बैंकर नहीं पढ़ाया क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, डिपॉजिटरी, बैंकर टू द इशू, रजिस्ट्रार, ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सब आपने जो इंटरमीडिएट है आपने अपॉइंट कर लिया, इट इज अज्यूम्ड, तो आपने अपॉइंट किए हैं सारे प्रकार के इंटरमीडिएट्स, ठीक है, तो वो कर लो और फिर आप इसको फाइल करो ये सेबी को। तो सेबी के पास सिर्फ कौन जाएगा, मर्चेंट बैंकर ही जाएगा। बात समझ लो अच्छे, ठीक है ना, वो जाएगा और वो जब अप्रूवल देगा उसके बाद आप पब्लिक को दोगे। जब दोनों चीज हो जाएगी इट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ऑफर डॉक्यूमेंट। अब तक वो क्या था, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट था, अब वो क्या बन गया, ऑफर डॉक्यूमेंट। इट वाज टिल नाउ द ड्राफ्ट, नाउ इट बिकेम द ऑफर डॉक्यूमेंट। बराबर, सबको समझ में आ गया अच्छे से। सो द ऑफर डॉक्यूमेंट मींस प्रॉस्पेक्टस इन केस ऑफ पब्लिक इशू। देखो मैंने बोला ना, ऑफर डॉक्यूमेंट एक रैंडम वर्ड है, रैंडम वर्ड है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। अगर बात करें पब्लिक इशू की तो वो क्या कहलाता है, प्रॉस्पेक्टस। अगर बात करें ऑफर फॉर सेल की तो लेटर ऑफ ऑफर कहलाता है राइट इशू में, है ना। अगर बात करूं मैं म्यूचुअल फंड की तो इट इज कॉल्ड एज ऑफर डॉक्यूमेंट, KIM, की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जिस टाइप का इशू होगा उस हिसाब से उसका नाम बदलते जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा वो AIF, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो वहां पे यूज होता है वर्ड प्लेसमेंट मेमोरेंडम, प्लेसमेंट मेमोरेंडम। तो अलग अलग जगह पे यहाँ पे कैटेगरीज आती है, ठीक है ना।
जम गया वर्ड अच्छे से, ठीक है। चलिए, ऑफर डॉक्यूमेंट हो गया। राइट भाई, कोई डाउट इसमें है किसी को? ये भी डायग्राम बना सकते हो ऑफर फॉर सेल वाला, जिसको चाहिए तो क्विकली बना लीजिए एक बार, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर, मजा आ रहा है, जम रहा है भाई? भाई और बहनों, कैसा लग रहा है? क्लियर सर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। परफेक्ट, अर्पिता इज सेइंग गुड, सुमित शर्मा बोलता है गुड, मंतशा बोलती है गुड। चलिए तो गुड टू गो, लेट्स मूव अहेड। आरएचपी, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। क्या होता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सर? आरएचपी सुना होगा आप लोगों ने, आपने पढ़ा होगा कंपनी में तो पढ़ा होगा सेक्शन 31 शेल प्रोस्पेक्टस, 33 अब्रिज प्रोस्पेक्टस एंड 32 इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। वो प्रोस्पेक्टस विच इज फाइल्ड टू सेबी विच कंटेन्स ऑल डेटा एक्सेप्ट टू थिंग्स। कौन से दो चीजें? पहला प्राइस ऑफ द शेयर्स, दूसरा क्वांटम ऑफ द शेयर्स। प्राइस एंड क्वांटम अगर आपको मैं गूगल में शो करूं, आपको मैं ले जाता हूं, ठीक है, आरएचपी, ठीक, जल्दी देखिएगा मैं आपको जो दिखाने वाला हूं। एक मिनट, आरएचपी आईआरसीटीसी पीडीएफ, ये रहा। देखिएगा मैं कुछ बताना आपको, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो एक बार देखिएगा, आप समझ जाएंगे। आरएचपी मतलब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आपको ऐसा प्रोस्पेक्टस दिया जा रहा है जिसमें कि आपको दो बातें मिसिंग है, अदरवाइज बाकी सारा कंटेंट ओके है। इस प्रोस्पेक्टस में सारा कंटेंट ओके होता है सिवाय दो चीजों के। पहला कौन सा वाला? प्राइस ऑफ द शेयर्स, दूसरा क्वांटम। तो नंबर ऑफ शेयर्स मालूम है आपको कि आप कंपनी 50 करोड़ शेयर बांट रही, ये बांट रही, वो मालूम है आपको, बट वो शेयर कितने रेट में इशू हो रहा है वो मालूम नहीं। क्यों नहीं मालूम बच्चों? क्योंकि कंपनी किसमें बांट रही है? प्राइस बैंड इशू करके। सर प्राइस बैंड कब आता है? सर बुक बिल्डिंग में आता है। सर ये क्या होता है? थोड़ा टाइम रखो सर, सब कुछ समझ आ जाएगा इस चैप्टर वीडियो में, ठीक है ना। तो प्राइस बैंड कंपनी इशू करती है, और प्राइस बैंड कब आता है? जब कंपनी क्या फिक्स करती है? बुक बिल्डिंग इशू से पब्लिक इशू आती है, बुक बिल्डिंग इशू से। तो ऐसे में बुक बिल्डिंग होता क्या है तो एक बार देखिएगा, आप समझ जाएंगे आप, ठीक है ना। क्या होता है बुक बिल्डिंग? देखिए अब मैंने आपके सामने थोड़ा टाइम लगा, लेकिन क्या खोला आपके सामने में? ड्राफ्ट आरएचपी ऑफ, देखिए सबसे ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, है ना। ये सेक्शन नंबर कौन सा लिखा हुआ है? 32 कंपनीज एक्ट का, बराबर। कंपनी एक्ट का सेक्शन नंबर 32 का जिक्र हो रहा है, और 32 के मुताबिक हम लोग यहाँ टॉपिक कवर कर रहे हैं। सेक्शन नंबर 32 के मुताबिक हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। हाँ जी, क्या समझाया मैंने आपको? देखिए यहाँ पे, देखो यहाँ पे आईआरसीटीसी का पूरा लोगों को सब, तो वो सब मतलब नहीं है। मेन यहाँ पे ध्यान देंगे आप, देखिए मेन ध्यान देंगे इस टॉपिक पे। क्या बोला पढ़िएगा? आईपीओ ऑफ कितने नंबर ऑफ शेयर? डैश नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, देख पा रहे होंगे अच्छे से आप लोग। क्या बोला है? आईपीओ ऑफ डैश नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ 10 रुपीज ईच, मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर इश्यू हो रहे हैं, ठीक है, कितने रुपए पे वो भी मालूम नहीं है, डैश बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू वगैरह वगैरह वगैरह। लाइन नंबर 3 देखिए, फॉर द कैश एट प्राइस ऑफ रुपीज डैश, डैश रुपीज पे इशू हो रहा है, मतलब डैश रुपीज के शेयर डैश रुपीज पे इशू हो रहा है। ऐसा करके दो बातें वहां पे लिखी गई है। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि कंपनी के शेयर्स इशू किए जा रहे हैं पब्लिक को, बट कंपनी के पास द प्राइस मालूम है, नंबर ऑफ शेयर मालूम है। आई होप यू कैन सी दैट। दो चीजें हमने में लिखी हुई है ना। आईपीओ, आई होप यू कैन सी दिस, ये वाला डॉट पॉइंट, ये वाला डॉट पॉइंट, यानी नंबर ऑफ शेयर भी पता नहीं है। और लाइन नंबर 3 में देखोगे ना आप, आपको ये भी नहीं पता कि क्या प्राइस रखी हुई है शेयर की,
तो जब नंबर ऑफ शेयर नहीं पता, प्राइस नहीं पता, तो उसकी वैल्यू टोटल अग्रीगेटिंग टू, लाइन नंबर 4 देखिएगा, अग्रीगेटिंग टू डैश अमाउंट, वो भी नहीं मालूम। जब कुछ नहीं मालूम है तो सर इसको बोलते हैं हम लोग रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस। इट इज कॉल्ड एज विच शेयर, जो कि इशू किया जाता है फिक्स प्राइस वालों के लिए, या बुक बिल्डिंग वालों, सॉरी, जहां पे प्राइस बैंड इशू किया जाता है। जो भी बोल रहा है, हाउस वॉइस ब्रेक हो रहा है, प्लीज एक बार रिफ्रेश करो, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आई एम वेरी मच श्योर परफेक्ट चल रहा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है ना। हाँ जी। जम रहा है। आईआरसीटीसी का एग्जांपल आपको मैंने दिखाया, जिसमें कि हम लोग बात कवर की है पूरी। हाँ जी, साउंड का प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मुझे तो सब कुछ ठीक लग रहा है यहाँ पे, आई कैन सी दैट ऑल्सो। ओके, बराबर है। चले आगे। ठीक है, तो ऐसा इशू जहां पे कि किस में इशू होता है, ये बुक बिल्डिंग केस में। बुक बिल्डिंग यहां पर की कंपनी के पास शेयर्स होते हैं और कंपनी शेयर बांटती है प्राइस बैंड इशू करके, ठीक है ना, प्राइस बैंड इशू करके, एंड द कंपनी फिक्स द अपर प्राइस एंड लोअर प्राइस। वो मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से क्या होता है प्राइस बैंड, क्या होता है बुक बिल्डिंग, ये अपन आगे जाके पढ़ने वाले अच्छे से, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़े। फिर डिबारमेंट हमने पढ़ चुके हैं, याद है डिबारमेंट। दीवार, दीवार का मतलब क्या होता है यहाँ पे? दीवार, दीवार नहीं, दीवार। दीवार मतलब आपको स्टॉक एक्सचेंज से भी नहीं क्या कर रखा हुआ है, दीवार की आप पब्लिक इशू नहीं ला सकते, सिंपल, ठीक है। तो वो बताया गया कि उस कंपनी के प्रमोटर्स को, शेयर होल्डर को डिबार करके रखा हुआ है। चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है फास्ट ट्रैक इशू। हाँ, यहां से पढ़ते मेन टॉपिक, फास्ट ट्रैक इशू। फास्ट ट्रैक इशू बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। फास्ट ट्रैक क्या मतलब है फास्ट ट्रैक इशू का? सब बहुत सिंपल सी बात है, जो कंपनियां परफेक्ट होती है अपने कंप्रेसेस में। पहली बात तो ये एप्लीकेबल किसको है? ये एप्लीकेबल है एफपीओ वालों को। ध्यान सुनिएगा, ये किसको एप्लीकेबल है? फास्ट ट्रैक किसको एप्लीकेबल है? किसको एप्लीकेबल फास्ट ट्रैक? सबसे पहले जो कंपनी, सुनिए अच्छे से, पहला पॉइंट, जो कंपनी लिस्टेड कंपनी है। दूसरा, इन केस ऑफ एफपीओ ऑब्वियसली, क्योंकि लिस्टेड है तो मतलब पहले से ही लिस्टेड, तो पहले से क्या हो गई है, कंपनी का आईपीओ आ चुका है, तो अब कंपनी क्या लाने वाली है? एफपीओ। इसी ऐसी कंपनी जिसका जो लिस्टेड है एफपीओ लाने वाली है, ये कंपनी परफेक्ट होती है, ऐसा अजम्पशन से भी लेता है। और आपको मैं अभी 8 पॉइंट बताने वाला हूं। अगर कंपनी में वो 8 पॉइंट्स मिल गए, 8 पॉइंट्स का चेकलिस्ट, अगर वो 8 पॉइंट मिल गए तो लॉ बोलता है, सेबी बोलता है, लॉ नहीं सेबी बोलता है, जरा मैं आपसे क्या पूछूं, और मैं आपसे और क्या पूछूं इसमें। इट इज डीम्ड कि आपको सब पता ही है, अभी कंपनी परफेक्ट है, ऐसा अजम्पशन लेकर के क्या किया जाएगा, अभी कंपनी को इशू लाने दिया जाएगा। कौन सा वाला इशू? एफपीओ। वन मोर टाइम रिपीट, कंपनी कौन सी है? लिस्टेड है, कंपनी लिस्टेड है, कौन सा इशू ला रही है? एफपीओ। और एफपीओ लाते समय उनको मैं 8 पॉइंट पढ़ाने वाला हूं आपको अभी मैं। अगर वो 8 पॉइंट परफेक्ट है, वो चेकलिस्ट में पूरे हो गए 8 पॉइंट्स, तो समझ जाना कि सर कंपनी में ये 8 पॉइंट बहुत बढ़िया है और कंपनी परफेक्ट है। जब इस कंपनियों में सारी बातें परफेक्ट होगी तो सर इसको मैं फिर से ये बोलूं कि क्या फाइल करो? ऑफर डॉक्यूमेंट। लॉ बोलता है सर ऑफर डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड। ऑफर डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, ये बात आपको समझनी यहाँ पे जरूरी है। ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करना जरूरी नहीं है। कहां पर? अगर आपकी कंपनी ये सारी बातें आती है, ठीक है। अब देखिए फटाफट से क्या बोल रहा है। द फास्टैग रूट ऑफ फंड रेजिंग इज एन ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर कंपनीज हुज एक्सेस पब्लिक फंड बाय वे ऑफ फर्दर कैपिटल। पहले बात तो एफपीओ की होना चाहिए। कंसिडर द नीड ऑफ इनेबल, कौन सी कंपनी सर? वेल एस्टैब्लिश्ड एंड कंप्लायंट कंपनी, मतलब रिलायंस है, टाटा है, विप्रो है, इन्फोसिस है, जो कंपनियों में कोई नॉन कंप्लायंस नहीं हो रहा है, जो कंपनियां बहुत अच्छी कंपनी है, ऐसे कंपनी जिसपे सीबी का पूरा फेथ है कि सारी कंपनियां बहुत अच्छी होंगी, ऐसे कंपनियों को लॉ बोलता है सर कोई जरूरत नहीं है आपको क्या करने की, ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करने की। आप डायरेक्टली बिंदास क्या करो? पब्लिक इशू लेके आओ। कौन सा वाला? एफपीओ वाला, फर्दर पब्लिक ऑफर। क्यों सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये कंपनियों में ये बातें इंपॉर्टेंट है, ये
8 9 बातें इंपॉर्टेंट है सर। कौन सी 8 9 बातें फटाफट बताइए। देखिए सबसे पहले कंपनी क्या है, लिस्टेड है कम से कम 3 साल से। पहला पॉइंट बहुत इजी था, कंपनी लिस्टेड फ्रॉम पास्ट 3 फुल ईयर्स। ओके सर। दूसरा, जो प्रमोटर के सारे शेयर हो किसमें होने चाहिए, डीमैट में। सर है सर, प्रमोटर के सारे शेयर डीमैट में, परफेक्ट। मैंने पहला पॉइंट, कंपनी 3 साल से लिस्टेड है। सेकेंड पॉइंट, कंपनी, अच्छा एक और चीज बहुत बड़ी बात, कंपनी लिस्टेड कहां पर है, नेशन वाइड टर्मिनल में, मतलब जिसके स्टॉक एक्सचेंज के टर्मिनल नेशन वाइड है। तो मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद नेशनल टर्मिनल। जैसे अगर आप बात करेंगे अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज या कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज, या इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली वाले अगर कोई बच्चे यहाँ पे वीडियो देख रहे होंगे तो दिल्ली में दिल्ली गेट है, दिल्ली गेट जानते होंगे। दिल्ली गेट के पास में एक स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। क्या आप वहां लिस्ट कर सकते हो? दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज है, बट सर उसके टर्मिनल नेशन वाइड नहीं है, एनएससी के है, बीएससी के है। सो सिर्फ लिस्ट होना काफी नहीं है, लिस्ट कहां होना है, नेशन वाइड टर्मिनल्स में। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको क्वेश्चन पूछता हूं मैं, ध्यान सुनिएगा, तब तक आप वो थ्योरी पढ़ लीजिए, ठीक है? आपने थ्योरी पढ़ ली होगी। क्वेश्चन सिंपल सा है, एक कंपनी है सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, ये कंपनी लिस्टेड है पिछले 6 सालों से। कहां पे लिस्टेड है सर? लिस्टेड है बीएससी में, अहमदाबाद में और दिल्ली में। बीएससी में, अहमदाबाद में और दिल्ली में। और इसको क्या करना है आज, फास्ट ट्रैक इशू लाना है। क्या ये ला सकते हैं? क्या ये फास्ट ट्रैक इशू ला सकते हैं, हाँ या ना? आई विल मेक इट फॉर फुल स्क्रीन फॉर यू। सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, एक कंपनी है सनशाइन एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी को लिस्टेड होकर 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से लिस्टेड है। लॉ बोलता है हाउ मेनी ईयर्स शुड बी लिस्टेड, 3 ईयर्स। मैं तो बोलता हूँ सर 6 साल से लिस्टेड है। कहां पे लिस्टेड है सर? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद और दिल्ली। क्या इस कंपनी का फास्ट इशू आ सकता है? अभी जो पढ़ा होता आपसे बताइए, जितना अभी पढ़ा उस हिसाब से बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है? यस और नो, जल्दी बताइए, मैं आपसे वेट कर रहा हूं आंसर का। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू आंसर। सब बोल रहे यस, क्या बात कर रहे हो? सब यस ही बोल रहे हैं, कोई भी नो नहीं बोल रहा है। इतना अच्छा पढ़ाता हूं क्या मैं? ऐसा तो नहीं होता है। इतना अच्छा, सब यस ही बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई? सब यस नहीं हो सकते यार, ऐसे कैसे? एक तो नो बोले। अरे यार कम ऑन, 3 स्टॉक एक्सचेंज में से एक स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, लिस्टेड नेशन वाइड वाला है। 2 तो सर ऐसे अंडू पंडू है, टाइम पास वाले। एक दमदार है बीएससी, बाकी 2 तो ऐसे टाइम पास वाले हैं। कोई तो नो, अबे कोई नो नहीं बोल रहा है यार, कोई नो नहीं बोल रहा है। क्या बात कर रहे हो? एक भी नो नहीं है, सब यस ही बोल रहे हैं। इतना तोड़ है? अबे एक तो नो नहीं है। चलिए, सबका आंसर क्या है? यस। क्यों यस है? क्योंकि वहां पे क्या बोला गया था, लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज। एनी, ऑल नहीं बोला है, एनी बोला है। आप किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड हो सकते हो, जो कि कौन सा टर्मिनल वाला है, नेशन वाइड। जो कि कौन सा वाला है, नेशन वाइड। 3 में से एक भी चलता है, बाकी 2 जो थे आपके टाइम पास, दिल्ली, इंदौर, एमपीएससी स्टॉक एक्सचेंज, वो सब चलता है। बात समझ में आ गई? मजा आ गया? तो आई एम वेरी मच हैप्पी, सबको समझ में आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब लोग सही अच्छा आंसर दे रहे हैं। ठीक है, मेन वर्ड कौन सा था इसमें, एनी। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टॉपिक, द एंटायर शेयर होल्डिंग ऑफ द प्रमोटर ग्रुप इज हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। इसमें कोई दम ही नहीं है, डीमैट फॉर्म में सारे शेयर होने चाहिए, परफेक्ट। तीसरा, द कंपनी का जो मार्केट कैप है, एवरेज मार्केट कैप ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग शुड बी एटलीस्ट 250 करोड़। कई लोगों ने पढ़ा होगा अभी 1000 करोड़ के पास, कई लोगों ने 1000 करोड़ पढ़ा होगा बुक में। ठीक है, 1000 करोड़ नहीं है, अभी 250 करोड़ हो चुका है। ठीक है, 250 करोड़ आपका होना चाहिए मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप शुड बी हाउ मच करोड़, 250 करोड़। एक बार अपन चेक भी कर लेते एक बार, ठीक है ना। CBICDR रेगुलेशन 2019 जो लेटेस्ट वाला है, वो भी एक बार देख लेते हैं। चलिए क्विकली देख लेते एक बारी।
तो आप लोग देख लो एक बार अच्छे से, आपको भी थोड़ा सा नॉलेज आ जाना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ है फास्ट ट्रैक, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फास्ट ट्रैक इशू में कितना बोला उन्होंने, एवरेज मार्केट कैप। अच्छा पहली बात तो एनीवन नोस व्हाट इज मीनिंग ऑफ एवरेज मार्केट कैप। मार्केट कैप मतलब होता है नंबर ऑफ सिक्योरिटीज मल्टीप्लाइड बाय प्राइस पर शेयर। उस कंपनी की कितनी प्राइस है, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस बहुत जरूरी है, तो मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर जितने कंपनी के लिस्टेड है। ये अगर आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है ना। एक मिनट, हमको चेक ही करना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ा टाइम लगेगा नहीं तो। ठीक है, हाँ क्लैरिफाई हो गया। तो इसमें गड़बड़ क्या थी एक बार सुन लो अच्छे से। 250 करोड़ फॉर राइट इशू है, और पब्लिक इशू के लिए कितना है 1000 करोड़, ठीक है ना। पब्लिक इशू के लिए 1000 करोड़ और राइट इशू के लिए कितना करोड़, 250 करोड़, ठीक है। राइट इशू के लिए 250 करोड़, 250 करोड़, और पब्लिक इशू के लिए 1000 करोड़। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। एवरेज मार्केट कैप ऑफ पब्लिक शेयर होल्डिंग, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। हाँ परफेक्ट, शुभम चतुर्वेदी। नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स इक्वल टू मार्केट कैप। ये कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ होना चाहिए। किसके लिए, पब्लिक कंपनी के जो पब्लिक आईपीओ आ रहा है उसके लिए। और अगर राइट इशू आ रहा है तो कितना करोड़, 250 करोड़, 250 करोड़ का होना चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट बात है क्विकली, एनुअल ट्रेडिंग टर्नओवर कितना होना चाहिए, बोलता है 2%, ये ठीक है। फिर जितने भी ग्रीवेंसेस आए स्टॉक एक्सचेंज कंपनी को, वो ग्रीवेंस आपने क्या किया, 95% रख के क्या किया आपने सॉल्व किए, रिड्रेस किए। आप अंडरस्टैंड द वर्ड रिड्रेस किए। व्हाट इज रिड्रेस, रिड्रेस का मतलब ये होता है कि आपने सॉल्व किए, ठीक है ना। फिर कंपनी शुड हैव कंपेयर्ड विद द लिस्टिंग एग्रीमेंट आल्सो फ्रॉम पास्ट 3 इयर्स। अब ये देखो सुनो सर, ऊपर पर तो लिस्टेड होना चाहिए 3 साल से, लिस्टेड तो होना चाहिए। लिस्टेड होने के साथ साथ क्या होना चाहिए, लिस्टिंग एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं एलओडीआर, जो हम लोग पढ़ेंगे एलओडीआर में, एलओडीआर 2015, एलओडीआर के सारे पॉइंट्स क्या किए होने चाहिए, आपने कंप्लाई किए होने चाहिए। So you should be listed also, and apart from listed also, you should have complied with the regular points also, जो स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, वो आपने सॉल्व करना चाहिए। और कंपनी के खिलाफ कोई भी शो कॉज नोटिस नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो शो कॉज नोटिस इशूड बाय द बोर्ड आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी। क्या बोला है, नो प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स और नो शो कॉज नोटिस इशूड बाय द बोर्ड आर पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी और इट्स प्रोड्यूसर, प्रमोटर or whole time director or on the reference date. One more time I'll repeat, no prosecution proceedings or show cause notices issued by the board are pending against the company or its promoter or whole time directors or the reference date. मतलब इसका क्वेश्चन सिंपल सा है, आई होप आपने 3 बार पढ़ लिया होगा। मैं भी आपके सामने क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी क्वेश्चन ऐसा है कि एक कंपनी है रूपा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ठीक है, रूपा टेक्सटाइल्स लिमिटेड। इसके ऊपर सेबी ने अब तक के 22 केस किए, 22 क्या इशू किए, शो कॉज नोटिस। और फेमा ने 4 किए शो कॉज नोटिस, और कंपनी एक्ट में 1 हुआ है, ठीक है। सुनो अच्छे से, 1 नोटिस इशू है शो कॉज नोटिस। सेबी ने कितने किए हैं, 22 शो कॉज नोटिस। फेमा ने कितने किए हैं, 4, और कंपनी के कितने किए, 1। अभी एज ऑन डेट सारे के सारे 22 जो नोटिस है वो खत्म हो चुके हैं, और ये 4 भी खत्म हो चुके हैं। बट ये जो अभी भी है ना, ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है। क्या कंपनी का फास्ट ट्रैक इशू आ सकता है, एफटीआई फास्ट ट्रैक इशू आ सकता है? जल्दी बताइएगा आंसर, यस और नो।
आई एम गिविंग यू 1 मिनट टाइम। क्वेश्चन क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूं क्वेश्चन। रूपा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, इस कंपनी पर अब तक के टोटल 27 केसेस हुए। 27। सेबी ने 22 किए थे, फेमा ने 4 किए थे, कंपनी ने 1 किया था। जबकि सेबी और फेमा के जो केसेस है वो सारे सेटल हो गए। सब कुछ में कंपनी क्या हो गई है, फ्री हो गई है। बट कंपनी का जो केस है ना वो अभी भी पेंडिंग है। एक केस पेंडिंग, जल्दी बताइए इसमें। वन मिनट दे रहा हूं मैं आपको। क्या इसका एफटीआई आएगा? नहीं आएगा।